अगर ये इन्वेजन होता है तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट कर सकता है। शी जिनपिंग उन्होंने एक बात भी बोली कि देखिए, हम ये जो ताइवान का इशू है उसको हम आने वाली जनरेशंस पे नहीं छोड़ सकते। जो चाइना है वो अभी एंजाइटी महसूस कर रहा है, दे आर फीलिंग बोथ पावर एंड वीकनेस। 2027 तक शायद ये हो सकता है कि चाइना इन्वेट करे। 2027 में ही शी जिनपिंग का भी थर्ड टर्म खत्म होगा। चाइना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में फंसा रहे, ऐसे ही यूएस चाहता है कि चाइना ताइवान में फंसा रहे। अगर ताइवान पे हमला करता है चाइना तो हो सकता है हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा मिलिट्री एक्शन का। पीओके के कुछ एरियाज में मिसाइल्स उनको बेच सकते हैं। यूएस वॉन्ट लेट इंडिया सप्लाई अच्छा, ताइवान को। अगर ताइवान पे कब्जा कर लिया चाइना ने तो उसका जो नेक्स्ट थिएटर होगा वो इंडिया ही होगा। हाँ। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो लोग आपको नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं। मेरा नाम गौरव है एंड मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उसके साथ ही साथ मैं रिसर्च एसोसिएट रहा हूँ सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में, जो एयरफोर्स का थिंक टैंक है। ऑटोनॉमस है बट एयरफोर्स के सानिध्य में। और साथ ही साथ मेरा जो काम है इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पढ़ना। और आपने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, मैंने पूरी पढ़ ली, पेरिल ऑफ द पैसिफिक। दिखा देता हूँ मैं। मिलिट्री बैलेंस एंड बैटल फॉर ताइवान। ताइवान और चाइना के ऊपर बेसिकली ये किताब है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात हो रही है कि ताइवान का इन्वेजन इमिनेंट है, मतलब कभी भी हो सकता है। चाइना कभी भी उसका इन्वेजन कर सकता है और अपने आप में चाइना में मिला सकता है। ये पिछले 70-75 साल से चल रहा है ये डिस्कशन कि कब होगा कब होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और आपने इसमें लिखा है कि ये एक छोटा सा देश, मतलब अगर ये इन्वेजन होता है तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इग्नाइट कर सकता है। तो जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता है जियोपॉलिटिक्स का और चाइना ताइवान के रिलेशंस का, इनका हिस्ट्री क्या है? जी, आसान से शब्दों में, ताइवान हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है। प्री इंडिपेंडेंस चाइना जो सिविल वॉर हुआ 1949 में, उसके पहले एक हिस्ट्री है। 1894 में जापान ने ताइवान पे कब्जा किया था और उसके बाद 50 साल तक लगातार वो इवन जापान के कब्जे में रहा। लेकिन उसके साथ ही साथ वो जो ताइवान का एक सॉवरेंटी जो था वो जनरली चाइनीज़ नेशनल्स के पास था हमेशा से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब चाइनीज़ जो नेशनल गवर्नमेंट थी जिसको कुओमितांग बोलते थे, KMT उनका जो चाइनीज़ नाम था, वो गवर्नमेंट में थी मेनलैंड चाइना में। उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो चाइना जो है जापानीज़ के ख़िलाफ़ अमेरिका को और इन जनरली जो एलाइज पावर थी उनके साथ था। 1949 में क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट थी चाइना की, वो जो चाइनीज़ पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओ लीड कर रहा था, उसने उसको हरा दिया। और काफ़ी लंबा वॉर था ये, करीब 10-12 साल तक वहाँ पे काफ़ी भीषण एक गृह युद्ध हुआ। और जिसमें जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वो जैसे ही उनकी हार तय हुई, वो लोग अपने जितना भी उनके पास पैराफर्नेलिया था, जितना भी साजो सामान और जितनी भी मिलिट्री, जितने भी लॉयल सोल्जर्स थे, उसके साथ वो एक छोटी सी कंट्री है, मैप पे आपको दिख जाएगा, ताइवान 180 किलोमीटर दूर है चाइनीज़ मेनलैंड से। यानी आप समझिए कि वो बोट वगैरह उस समय जितना भी उनके पास टेक्नोलॉजिकल जो, तो वो सारे वहाँ पे भाग गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाना शुरू किया। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि 75 साल तक चाइना उस छोटे से देश को वापस क्यों नहीं ले पाया। उसका सीधा सा रीज़न है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी ताइवान में, उसको सपोर्ट था अमेरिका का, और जो चाइना जो मेनलैंड था उसमें जो माओ की गवर्नमेंट थी उसको सोवियत रसिया का सपोर्ट था। इसकी वजह से ये जो इशू था जो हमेशा के लिए बना रहा, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया UN ने भी 1972 तक। तो उस वजह से जो मेन चाइना था वो ताइवान को ही माना गया। यानी आप लोग समझेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन की सीट भी थी वो जनरली ताइवान को माना जाता था कि वो उसकी जो वैलिड गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है। जब तक मतलब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसको माना नहीं गया पूरे मतलब दुनिया में, तब तक जो लेजिटिमेट चाइना की सरकार थी वो ताइवान वाली जो सरकार थी उसको माना जाता था, वहाँ से माना जा रहा था। ये ऐसा इशू है जिसको समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, इसको इस तरीके से भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस थे,
वो अगर जाके उन्होंने अपनी एक बना ली कि भाई ये मेरी सरकार है, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली सरकार है, तो मान लो कि भाई सारे देश उसको माने उसको मान असली लिया। सरकार, और यहाँ वाली को ना माने, हाँ, तो वो वाली बात है। तो जो जनरली मेनलैंड चाइना ने जो बड़ा चाइना था उसको मान ही नहीं रहे थे लोग, और जनरली ताइवान को उस समय सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए चाइना उसको, उस समय चाइना के पास इतना पावर भी नहीं था मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। आपने देखा हुआ चाइना में कभी भूखमरी थी, कभी कल्चरल रेवोल्यूशन था, इसकी वजह से वो इशू चलता रहा। 72 में रेप्रोचमेंट हुआ चाइना और अमेरिका का, और 72 में चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मान लिया। अब एक इशू जो पैरेलल चल रहा था वो था कि ताइवान का फ्यूचर क्या होगा। तो 78 में यूएस, आप जानते हैं कि यूएस ने क्या किया कि 78 में ताइवान के साथ एक ट्रीटी की, जिसमें उसने माना कि आप फॉर्मली, ताइवान रिलेशन एक्ट इसको बोलते हैं, कांग्रेस जो यूएस कांग्रेस था उसमें आया एक्ट, उन्होंने कहा देखिए आप फॉर्मली इंडिपेंडेंस मत डिक्लेयर कीजिए और हम आपको सिक्योरिटी का कमिटमेंट करते हैं। हालांकि ये सिक्योरिटी कमिटमेंट भी काफ़ी एम्बिजियस है, इसलिए उसको स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी बोलते हैं। अब 78 के बाद ताइवान पे भी प्रेशर था। 80s में वहाँ पे मार्शल लॉ तक, 80s तक था, मार्शल लॉ हट के जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुई। 1992 में वहाँ पे चुनाव हुए, उसके बाद गवर्नमेंट आई, अभी जैसे डीपीपी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक हुई। अभी भी आप देखेंगे चाहे ताइवान में डेमोक्रेसी काफ़ी फ्लरिश कर रही है। उसके बाद ही जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो ताइवान का जो एक परिप्रेक्ष्य था वो इस ओर गया कि हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंस को हासिल करें, यानी फुल सॉवरेंटी लें। क्योंकि आप इसको देखेंगे ताइवान अभी तक सॉवरेन कंट्री नहीं माना जाता है, कई लोगों ने उसको नहीं माना है, जो कि वन चाइना प्रिंसिपल की वजह से। जनरली चाइना का एक शर्त होता है कि अगर आप चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो आपको वन चाइना मानना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली ऑन कम्युनिस्ट चाइना, पीआरसी जिसको बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस वजह से आई थिंक अभी तक ताइवान को सिर्फ 13 कंट्रीज ही रिकोगनाइज करती है, और कम होता जा रहा है उनका नंबर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे और कम होता जा रहा है जैसे चाइना की पावर बढ़ रही है। और वो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री लेसोथो, उसको वो रिकोगनाइज़ करती है। अभी आपने इशू देखा होगा, लातविया ने उसको रिकोगनाइज़ किया तो चाइना की तरफ से काफ़ी उस पर प्रोटेस्ट हुआ। तो क्योंकि ताइवान को रिकोगनिशन नहीं मिल रहा है और वो जनरली सॉवरेन कंट्री नहीं है। माना जाता है कि चाइना के अंदर ये शुरू से ही एक हमेशा से ये इशू रहा है कि चाइना ताइवान को कब्जे में कब करेगा, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। और जनरली ड्यू टू कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो भी इम्पीरियल जो उसके साथ हैरेसमेंट हुआ इम्पीरियल टाइम में, कॉलोनियल टाइम में, उसका ही एक रेमिनेंट्स है जो ताइवान है। तो अगर उसको जब ख़त्म करेंगे तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसको बार बार सुनने में आता होगा, वो ख़त्म होगा चाइना का। तो इशू यही है कि चाइना चाहता है उसको ऑक्यूपाई कर लें, और ताइवान चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और अपनी डेमोक्रेसी को बनाए रखे। उन सब के बीच में है यूएसए का रोल, जो कि बुक में भी काफ़ी यूएस नहीं वो हम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डिस्कशन करेंगे। बट 75 साल में पिछले क्या कोई कोशिशें नहीं हुई इस तरीके की टेक ओवर करने की? क्योंकि हमको पता है कि 1962 में भारत के साथ भी युद्ध किया, और एक तरीके से एक सबक सिखाने के लिए जो पर्पस था, जैसे माओ ने भी अपने राइटिंग्स में और उसमें लिखा है, डिस्कशंस में। तो ताइवान को क्यों नहीं टेक ओवर किया? मतलब इंडिया की जगह वो वहाँ पे भी कर सकते थे मिलिट्री ऑपरेशंस। 49 में सिविल वॉर ख़त्म हुआ, ये सब जब इस्टेब्लिश हुई गवर्नमेंट, उसके बाद चाइना की हालत इतनी ठीक नहीं थी। हालांकि 4-5 साल बाद यानी 55-56 में एक क्राइसिस आया। 55-56 के समय चाइना ने कोशिश की कि ताइवान पे एक एम्फीबियस इन्वेजन किया जाए। हालांकि वो क्राइसिस ही रह गया, वो एक्चुअली आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि यूएस का इंटरवेंशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था उस समय। ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो जापान और साउथ कोरिया में यूएस के काफ़ी बेसिस तब तक इस्टेब्लिश हो गए थे। साउथ कोरियन वॉर भी 53 में हो गया था। तो उस वजह से ताइवान को जब 55 में क्राइसिस आया तो वो भी मतलब यूएस के प्रेशर में वो आगे नहीं हो पाया। उसके बाद 95-96 में भी एक ऐसा प्रेशर आया जिसपे मतलब एक ऐसा इशू हुआ, इंसिडेंट, जिसपे लोग मानते हैं कि उस समय चाइना चाहता था कि उसको कब्जे में कर ले, या उस समय उसने मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश की, बट वो तब भी विफल रहा ड्यू टू यूएस। क्योंकि उस समय आप देखेंगे चाइना के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी उतनी बेहतर नहीं थी कि वो एक इतना ब्लेटेंट एग्रेशन दिखा पाए। तो इस वजह से ये हमेशा इशू अभी तक चलता ही रहा। अब जी जिनपिंग के बाद इस इशू ने फिर से
जोर पकड़ा। ये शी जिनपिंग की क्या पर्सनल और उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसे लिंक्ड है ताइवान के साथ, और इसकी वजह से भी ये लोग बोलते हैं कि भाई अब क्योंकि 2027 में उसके 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 14 साल शायद, राइट? तो वो एक उसकी थर्ड टर्म कंप्लीट हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये आखिरी टर्म हो और वो एक लेगेसी के तरीके से अपने आप को छोड़ना चाहेगा, जहाँ पे माओ और डेंग के लेवल पे, स्टेटस पे उसको जाना जाए चाइना में। तो एक ये अप्रीहेंशन है। तो शी जिनपिंग की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है ताइवान से रिलेटेड? शी जिनपिंग, आप ऐसा मान के चलिए कि उसके जो पिताजी थे, फादर थे शी जिनपिंग के, वो जनरली पार्टी के एक लॉयल कार्यकर्ता थे माओ के समय से। पर हालांकि कल्चरल रिवोल्यूशन के समय जो कुछ चाइना में हो रहा था, काफ़ी डेंस हिस्ट्री है चाइना की उस समय। तो उस समय काफ़ी पर्जेस हुए जिसमें माना गया कि एंटी रिवोल्यूशनरी लोगों को, या जो रिवोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको पर्जेस, आपने सुना होगा चाइना में काफ़ी विवादित समय था उस समय। उसके पिताजी को भी शायद 15 साल के लिए जेल में डाल दिया। चलता रहा। आपने देखा होगा कि डेंग जियापाओ के समय 1978 में जब ओपननेस आया चाइनीज़ इकोनॉमी में, उस समय कई सुधार हुए, तो लोगों ने बोला कि माओ को अंडन करने की कोशिश कर रहे हैं डेंग। उसी समय उसके पिताजी को भी रिहा किया गया और उनको पार्टी में एक पोस्ट दी गई। शी जिनपिंग भी 87 में यहाँ आ गए। जियामिन करके एक जगह है किनमिन के पास, मतलब आप देखेंगे, अगर आपने जेनजेन का नाम सुना होगा, हांगकांग के पास है, वहाँ पे एक प्रोविंस था, उसमें शी जिनपिंग को वहाँ का प्रोविंशियल हेड बनाया। शी जिनपिंग का आप नाता समझिए ताइवान से 30 ईयर्स पुराना है, क्योंकि जो प्रोविंस था वो जनरली उससे 2 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। वो आइलैंड है ताइवान के कंट्रोल में, यानी तब से ही, जब से ताइवान का इशू क्रिएट हुआ, लेकिन वो ऑफ द कोस्ट है, सिर्फ 2 किलोमीटर चाइना से। और वो जब 1955 और 56 का जब ये क्राइसिस आया, तो उस समय जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जो ताइवान में है, उसने काफ़ी कोशिश की थी उस आइलैंड को ही बेस बना के, क्योंकि आप अगर ऐसे हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि जनरली नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे कि वो चाइना पे कब्जा करें। आप समझ रहे हैं, ये आज के समय में काफ़ी नामुमकिन लगता है, बट उस समय अमेरिका का सपोर्ट था। तो शी जिनपिंग वहाँ पे थे 87 के बाद से ही, और तब वो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उस समय चाइना में ओपननेस आई, इकोनॉमी काफ़ी ठीक तरीके से अपनी पटरी पे आ चुकी थी। तो और चाइना में इस बात को लेकर एक सेंसिटिविटी थी कि बिजनेसेस को, इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो। और क्योंकि ताइवान उस समय तक एक ठीक ठाक, आपने ईस्ट एशियन टाइगर्स का नाम सुना होगा, ताइवान भी उसमें से एक ही था जो ठीक ठाक उसका ग्रोथ हो रहा था। और ताइवान का बहुत सारा इंटीग्रेशन चाइनीज़ बिजनेसेस के साथ हुआ। जेनजेन जो उनका फर्स्ट SEZ था, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं हम, तो उस वजह से शी जिनपिंग का भी मानना था कि देखिए, यहाँ पे मिलिट्री अगर हमने एक्शन लिया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा ये चाइनीज़ इकोनॉमी को और इस एरिया को, जहाँ पे वो जनरली काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। उसके बाद शी जिनपिंग का जो राइज हुआ 2012 में, वो जाके चेयरमैन बने, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी। जनरल सेक्रेटरी ही उनका प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन। तो वहाँ पे शी जिनपिंग ने आपने देखा 2014 में BRI आया, यानी चाइना का जो इकोनॉमिक राइज इतना ज़्यादा हुआ। उन्होंने एक बात भी बोली कि 20th पार्टी कांग्रेस में, कि देखिए, हम ये जो ताइवान का इशू है उसको हम आने वाली जनरेशन्स पे नहीं छोड़ सकते। अच्छा। हाँ, तो उसका और एक और मतलब उनके आप जो प्लेजेस होते हैं, आप देखना, पार्टी प्लेजेस होते हैं वहाँ पे चाइना में, तो वो जो प्लेजेस लेते हैं वो जनरली लॉ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेजेस को ही माना जाता है कि रियल एक्शन इनके थ्रू ही आएंगे। तो उन्होंने प्लेज किया है कि हम ताइवान को, वी विल रेजोल्यूटली अपोज ताइवानीज इंडिपेंडेंस, कि अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन किया तो हम उसको, और हो सकता है कि हमें मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़े। तो पिछले समय में, यानी 2013-14 के बाद आप देखेंगे कि ताइवान को लेकर अभी तक जो बात दबाई जा रही थी कि मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए, या जो नेचुरली इंटीग्रेट हो, नेचुरली वो मान जाए, या जनरली जो यूनिफिकेशन हो जाए, अभी अब उनका जो झुकाव है वो मिलिट्री एग्रेशन की ओर, मिलिट्री एक्शन की ओर जा रहा है, क्योंकि उसके कई रीजन्स हैं। एक तो लेगेसी हो सकता है, कई लोग जो स्कॉलर्स उसको ऐसे पढ़ते हैं कि देखिए 2027 के आसपास
एक बहुत बढ़िया पेपर लिखा माइकल बेकले। अगर आप लोग देखें, माइकल बेकले हॉल ब्रांड काफ़ी लिखते हैं इस पे। अमेरिकन राइटर हैं तो थोड़ा उनकी कम क्रेडिबिलिटी रहती है इस एरिया को लेकर कि ऐसा ना हो कि ये लोग चीज़ें अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो चाइना है वो अभी एंजाइटी महसूस कर रहा है, पावरफुल और वीकनेस एक साथ, मतलब दे आर फीलिंग बोथ पावर एंड वीकनेस ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ ही उनका ये उनको फीलिंग आ रही है। और वो पावरफुल तो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली और मिलिटरीली काफ़ी पावरफुल हुआ है चाइना पिछले समय में, लेकिन साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिक्लाइन अब वो दे कैन फोरसी कि अब इकोनॉमी जो है वो पीक कर चुकी है और हो सकता है कि इसके आगे अब डिक्लाइन ही हो। मतलब जैसे चाइना 18 ट्रिलियन के इकोनॉमी है, 6 पे अभी तक चल रहा था, तो अब शायद उसका 3.5 के आसपास वो ग्रोथ हो गया है। तो उन्होंने पहले से ही ये प्रिडिक्ट या मानने लगे हैं वो लोग कि अब शायद जो इकोनॉमिक जो राइज है वो हमारा स्टॉल हो गया, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। तो उसको उन्होंने बोला पीकिंग पावर ट्रैप, यानी जो पावर जो है पीक कर गई है अब, और इसके बाद उनके मन में ये फीलिंग आ गई है कि देखिए अगर इसके बाद अब हमने एक्शन शायद ना ले पाए हम क्योंकि डिक्लाइन हो जाएगी इकोनॉमी, तो हो सकता है ये जो जी जिनपिंग के समय ही ये सारा कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइटी है इस बात को लेकर कि अभी हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हाँ, अब हो सकता है कि हम और वीक हों, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अब और इकोनॉमीज में इंडिया है, यूएस भी ट्रू अगर परसेंट पे कर रहा है तो उसका जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक ही है, और चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम हुआ तो देयर आर नो चांस कि वो यूएस को कम्पीट इससे बेहतर मौका उसको नहीं मिलेगा, ऐसा मानते हैं। यूएस पैसिफिक कमांड जो है, गुआम एक आइलैंड है यहाँ पे पैसिफिक में, वहाँ की जो हेड है उन्होंने भी बोला था कि 2027 तक शायद ये हो सकता है कि चाइना इन्वेट करे, और 2027 में ही जी जिनपिंग का भी थर्ड टर्म ख़त्म होगा, फोर्थ शुरू होगा नहीं होगा वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पे है। बट अगर ऐसा लेगेसी क्रिएट करने का प्रेशर है उन पे और वो चाहते हैं और वो पता रहता है कि देखिए टर्म होगा रिन्यू या नहीं होगा, तो हो सकता है कि 2027 या लास्ट 26 के लास्ट मंथ्स में ऐसा एक्शन आपको दिखे। कई लोग बोलते हैं कि देखिए पिछले 2021 के बाद, यानी जब से कोविड आया उसके बाद आप देखेंगे कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं ताइवान के आसपास, उसमें भी उनकी संख्या में काफ़ी ऐसे बढ़ोतरी आई है, काफ़ी बड़े लेवल पे मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। तो हो सकता है कि वो इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो कि किसी दिन, क्योंकि ये तो सरप्राइज अटैक होते हैं। तो 27 इज़ द डेट, बट अगर 27 में नहीं होता है तो लेट्स सी। चाइना की जब हम बात करते हैं तो, और इन्वेजन की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि 180 किलोमीटर का सी है बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में। तो जब हम इन्वेजन की बात करते हैं तो लगता बहुत सिंपल है, राइट, कि इन्वेजन हो जाएगा और कर लेंगे। तो लेकिन आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और इसी वजह से इसको यूनिकली मतलब मिलिट्री स्ट्रेटेजिक चीज़ बनाता है। तो ऐसा क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो इसको इतना यूनिक बना देती है? इतना सिंपल नहीं है इन्वेजन करना वहाँ पे। देखिए, इन्वेजन करना कभी आसान नहीं रहा। मिलिट्री हिस्ट्री में आप देखेंगे तो किसी भी कंट्री पे इन्वेट करना, और हमारे पास तो बहुत कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है यूक्रेन और रसिया का। किसी भी कंट्री को आप इन्वेट करेंगे बहुत मुश्किल होती है आपके पास। आप रसिया इज़ अ सुपर पावर, सब जानते हैं। यूक्रेन इज़ अ वीक स्टेट, स्मॉल स्टेट, कुछ भी आप बोल लीजिए, लेकिन फिर भी 3 साल उसको हो चुके हैं। हमने वियतनाम में देखा 72 में, अमेरिका ने कितनी कोशिश की 10। क्या आपको लगता है कि जो वियतनाम में हुआ उसके बाद भी कुछ, जैसे अभी यूक्रेन वाला एक एग्जांपल बन गया है, और क्या जैसे अमेरिका का जो हाल हुआ वियतनाम में, क्या वो भी एक लेसन रहा होगा चाइना के लिए कि हमको ये नहीं करना है एटलीस्ट 70s से अब तक? हाँ, लेसन तो रहा, उसके साथ ही साथ लेसन तो था ही ऑफ कोर्स। वियतनाम वॉर सिर्फ चाइना के लिए नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए एग्जांपल था कि जो एट्रिशन होता है, एट्रिशियस वॉर होती है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी खतरनाक हो सकते हैं किसी भी नेशन के लिए। अमेरिका हैज़ अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, बट सारी कंट्रीज़ के पास नहीं है। चाइना के पास उस समय बिल्कुल नहीं था। और उसके साथ ही साथ उनका रेप्रोचमेंट ही हुआ था 72 में, तो उनके पास एक मजबूरी थी कि अभी कोई ऐसा एग्रेसिव स्टांस ना लें। तो ऑफकोर्स उसने 20-22 साल के लिए तो वो एग्रेशन उसका स्टॉल कर ही दिया था। ऐसे ही कोरियन वॉर में चाइना ने किया। तो वो बात यही है ना। अब जैसे रसिया के साथ जो हो रहा है यूक्रेन में, वो भी आप देखिएगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि एक कंटीजियस बॉर्डर है, यानी बॉर्डर लगा हुआ है, और आप रसिया की अगर मिलिट्री को आप देखेंगे तो उनकी जो लैंड आर्मी है, यानी आर्मी है जनरली,
वो काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। उनके जो टैंक्स हैं, जनरली जो आर्मी है और एयरफोर्स, नेवल जो फोर्स है उसकी ज़रूरत है नहीं यूक्रेन में, फिर भी उसको 3 साढ़े 3 साल आज हो चुके हैं और वो बहुत मुश्किल है कि वो उससे एक बाहर निकल पाए। बात है फंसने की। जब ये हुआ तब ताइवान को लेकर भी बात चल रही थी कि चाइना ऐसा करेगा, लेकिन चाइना अब शायद उससे क्या लेसन लेता है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन चाइना ताइवान को लेकर एक चीज़ ज़रूर मान चुका होगा कि ताइवान जो है वो ऐसी वीक कंट्री नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, कंटीजियस बॉर्डर नहीं है। वो जो स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर, जॉन मियर साइमर ने बुक लिखा था ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो पावर प्रोजेक्शन है इन वाटर सीज़ में, हाई सीज़ में, वो बहुत मुश्किल है और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई भी कंट्री आज तक ये कर नहीं पाई है टू प्रोजेक्ट पावर इन हाई सीज़। इवन सारी कंट्रीज ऐसा दावा करती हैं, बट इन रियल बैटल उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये तो थ्योरेटिकल बात है, पर अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो ताइवान एक वीक कंट्री ऑफ कोर्स नहीं है। 2.21 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, 2 करोड़ के आसपास। उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है। उसके साथ ही साथ उसने एक जो लिंक है ग्लोबल सप्लाई चेन जो बना रखी है सेमीकंडक्टर के अराउंड, और जो उसकी स्किल है उसने उसको लगभग मोनोपोलाइज कर रखा है। और वो जो मोनोपोली ऐसी चीज़ है कि शायद उससे पूरी दुनिया रुक जाए एक ही बार में। अगर जो ग्लोबल सप्लाई चेन को कुछ भी होता है, सेमीकंडक्टर्स की चिप बनाने के जो स्किल्स है वो जनरली अभी तक ताइवान के पास है, प्रोलिफरेट हो रहा है। कोरिया, जापान, अमेरिका कोशिश कर रहा है, इवन चाइना भी कोशिश कर रहा है, इंडिया में भी हमने देखा। लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि इतनी जल्दी उसको हम चाइना से ताइवान से अप्रूट कर पाएँ। थर्ड है, मतलब ये स्टेक की बात है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो तो इन्वॉल्व होंगे ही। फोर्थ है, चाइना की खुद की कमजोरियां हैं उसमें। तो आप रशियन एयरफोर्स को देखेंगे तो इट इज़ हाईली एडवांस्ड एयरफोर्स, बट फिर भी यूक्रेन ने एयर सुपीरियरिटी उनको हासिल कर नहीं दिया अभी तक। चाइना एयर सुपीरियरिटी, मतलब एयर सुपीरियरिटी मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि विदाउट एयर सुपीरियरिटी आप किसी भी जगह पे इन्वेड नहीं कर सकते। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आप एयर सुपीरियरिटी, और एयर सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि आप फ्रीली वहाँ पे उनके एयर स्पेस को यूज कर पाएँ और वो उनका जो रडार और सेंसर्स हैं वो पूरी तरह सप्रेस हो जाएं या उनको खबर ही न लगे। आप उनके सारे जितने भी एयर कमांड हैं या एयर स्टेशन हैं, एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उन सबको आप एक ही बार में ख़त्म कर दें ताकि वो कर ही ना पाए। ये होता है एयर सुपीरियरिटी। विदाउट एयर सुपीरियरिटी आप नहीं कर सकते इन्वेड, फर्स्ट। सेकेंड, आपको जब अगर करना है किसी कंट्री पे इन्वेड, वो भी जिसके पास इतना स्ट्रेच है वाटर का, तो आपको एम्फीबियस इन्वेजन करना पड़ेगा। एम्फीबियस एज इन कि आपको वाटर से जाना पड़ेगा, आर्मी को ले जाना पड़ेगा और फिर उसको बीचेस पे लैंड कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो वहाँ पे बैटल शुरू होगा। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ताइवान के पास एक बहुत हाईली एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसके पास अमेरिका के दिए हुए बॉम्बर्स हैं, उसके पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्किल्स भी हैं, उसके पास माइंस भी हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट्स भी हैं। तो ये कहना कि चाइना के लिए बहुत आसान होगा, और उसके साथ चाइना के पास अभी भी लॉजिस्टिकल समस्याएं हैं। ताइवान की मिलिट्री भी 2 लाख के आसपास की है, उसकी एयरफोर्स ठीक ठाक स्ट्रांग है एशिया पैसिफिक में, उसके पास नेवल पावर भी है। तो चाइना, और जिसके खुद के इशूज़ भी हैं, आप इंडिया के साथ उसके इशूज़ हैं, साउथ चाइना सी में उसके इशूज़ इतने हैं कि अब वो अपनी पूरी मिलिट्री का फोकस ताइवान की तरफ नहीं रख सकता। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर कि आप यूएस, क्योंकि और यूएस मतलब ये हम शायद बाद में आए इस एपिसोड में, लेकिन यूएस के करीब 132 बेसेस हैं केवल जापान में, और साउथ कोरिया में जो लैंड आर्मी है यूएस की, और इवन साउथ कोरिया की आर्मी। तो बहुत मुश्किल है कि चाइना इन सब जो फैक्टर्स हैं इनको पहले कैलकुलेट करे, फिर उसके बाद वो उस तारीख को डिसाइड करे कि इस दिन मुझे वहाँ पे इन्वेट करना है, और वो तब कर पाएगा जब उसके बाद ये कॉन्फिडेंस हो कि वो यूएस को तो रोकेगा ही, ताइवान को भी एयर सुपीरियरिटी उसका जो है वो ख़त्म करेगा, उसके वो एयर सुपीरियरिटी हासिल कर पाएगा ताइवान के ऊपर, तब ये होगा। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इवन चाइना इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट तो चाइना ने क्या क्या, मतलब ये जो सारे फैक्टर्स आपने बताए ये तो मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले भी ट्रू थे,
तो चाइना ने क्या प्रिपरेशन की है इस इन सब फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए? एक कॉन्सेप्ट होता है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, अच्छा। ठीक है, वो मिलिट्री कॉन्सेप्ट है। एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल दो टर्म है, दो स्ट्रेटजीज है, बट एक ही साथ उनको अगर आप समझेंगे तो ऐसा है। एक है एंटी एक्सेस। देखिए, एंटी एक्सेस का मतलब है कि जो एनिमी फोर्सेस हैं, एक थिएटर होता है, जो मतलब एक थिएटर है, आपने जैसे मान लिया फर्स्ट आइलैंड चेंज। फर्स्ट आइलैंड चेंज एज इन आप जापान से शुरू करेंगे, ताइवान, उसके बाद फिलीपींस और साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स, इसको मान लिया फर्स्ट आइलैंड चेन, जनरल मानते भी हैं। फिर उसके बाद सेकंड आइलैंड चेन हो गया, जो जापान के जो दूरस्थ आइलैंड है, यानी आप जैसे सखालिन के पास से लेके यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड और गुआम जो एक इंडो पैसिफिक कमांड है, यानी आप अगर उसको मैप पे देखेंगे फर्स्ट आइलैंड सेकंड आइलैंड चेन, आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब ऐसे क्या लेयर? इट्स मतलब आप उसको इमेजिनरी लाइन है वो कि फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, सो इट्स अ चेन ऑफ आइलैंड। वो आप जैसे ताइवान उसमें आता है फर्स्ट आइलैंड चेन में, जापान के आइलैंड, फिलीपींस। तो चाइना एंटी एक्सेस, आप समझिए एंटी एक्सेस क्यों? क्योंकि यूएस का इतना मेजर वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन है, यूएस का सुप्रीमेसी है वेस्टर्न पैसिफिक में। और वेस्टर्न पैसिफिक में जैसे कि जापान में बेसिस है, गुआम जो उसका बेस है, इंडो पैसिफिक कमांड है गुआम में, और इवन साउथ कोरिया में भी। और उसके साथ ही साथ अगर मान लो जब चाइना करेगा अटैक, तो वो चाहेगा कि जो गुआम से उसके जो मोबिलाइज होगा एयरक्राफ्ट कैरियर और जो एयरक्राफ्ट होंगे या सबमरीन वगैरह, जितने भी शिप वगैरह होंगे, तो उनको उस थिएटर में यानी फर्स्ट आइलैंड चेन में एंटर करने से रोकना। और फर्स्ट आइलैंड चेन में एंटर करने से रोकने के लिए एंटी एक्सेस होगा, जो जनरली है कि आप उस एक्सेस को रोकें कि वो कर ही ना पाए एंटर। उसके लिए चाइना ने प्रिपरेशन करी है, वो मैं आपको उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रिपरेशन बताता हूँ, ऐसे हम आगे बात करेंगे। दूसरा है एरिया डिनाइल। फर्स्ट हो गया एंटी एक्सेस, जिसमें आप बाहर से जो रीइंफोर्समेंट होगा उसको रोक दें। सेकेंड हुआ एरिया डिनाइल। एरिया डिनाइल उसके लिए है जो थिएटर में ऑलरेडी यूएस के असेट्स हैं, जैसे जापान में है, साउथ कोरिया में है। तो एरिया डिनाइल यानी उनको आप पूरी तरह से ध्वस्त कर दें। अच्छा, मतलब प्रीएम्प्टिवली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त करें और उनको इमोबाइल कर दें उस तो जगह। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ही हो गया भैया, It's a वो तो declaration. वर्ल्ड वॉर 3 ही है। और विदाउट इसके वो कर नहीं सकता यूएस को बाहर, क्योंकि आप सोचिए एंटी एक्सेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि वो बाद में उसको ज़रूरत पड़े उसकी, जब यूएस एंटर करेगा गुआम से, वहाँ उसका इंडो पैसिफिक कमांड है। लेकिन जो एरिया डिनाइल है, यानी जो थिएटर में ही उसके पहले से उपस्थित हैं जितने भी असेट्स हैं, या जापान और जो ओकिनावा बेसिस हैं, 132 हैं, बट फुटेना, कडेना और ओकिनावा आइलैंड पे हैं ये दोनों बेसिस। ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं उस समय, क्योंकि ये काफ़ी पास हैं ताइवान काफ़ी पास के। हैं ताइवान के। देखिए, वो टेक्नोलॉजिकली तो काफ़ी सुपीरियर यूएस मिलिट्री है ही, साथ ही साथ उनका जो वहाँ पे पहले से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाइना के लिए काफ़ी मुसीबत की बात है। तो उसने क्या किया कि ये स्ट्रेटजी उसने डेवलप की पिछले काफ़ी समय में कि हम पहले तो एक्सेस ना करने दें, दैट इज़ एंटी एक्सेस, और दूसरा जो उनके इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हैं, दैट इज़ एरिया डिनाइल, उनको हम साफ़ कर दें। और वो इस पे ही पूरी बुक डिस्क्राइब करती है कि चाइना कितना मॉडर्नाइजेशन अपनी मिलिट्री का कर रहा है। उसने कौन कौन से, जैसे एक कैरियर किलर का नाम आता है DF-21 का जो मिसाइल है, वो मूविंग शिप पे अटैक कर सकता है। तो इट इज़ फॉर एंटी एक्सेस। सपोज़ कोई गुआम से कोई शिप चल रहा है और DF-21D जो जनरली 1500 किलोमीटर तक, यानी फर्स्ट आइलैंड चेन तक, वो चाहे तो मूविंग शिप को मार सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को मार सकता है। तो दिस इज़ एंटी एक्सेस। तो मतलब जब चाइना इन्वेड करे, चाहे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के साथ ताइवान पे, तो यूएस जैसे सपोर्ट करने आएगा तो उनको डिनाई कर दो एक्सेस, कि उनको घुसने ही मत दो उधर। उनको यस। और आप ये समझिए, ताइवान को ऑक्यूपाई करने के लिए ताइवान के खिलाफ कम प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यूएस के खिलाफ ज़्यादा प्रिपरेशन उसको लग रहा है। क्योंकि अगर यूएस का इंटरवेंशन होता है और एक बार यूएस एंटर कर गया वॉर में, या उसने डिक्लेयर कर दिया ताइवान को सपोर्ट मिलिटरीली, तो बहुत मुश्किल होगा। फिर ताइवान या तो चाइना या तो डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल करे यूएस के साथ, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू। आई डोंट थिंक कि यूएस इतनी आसानी से ताइवान जैसी कंट्री, उसका एक सिग्निफिकेंस भी है, वो हम उस पर बात पे आएंगे, बट ये है कि यूएस अगर मिलिटरीली वहाँ पे करता भी है इंटरवेंशन, तो चाइना के लिए इट्स इम्पॉसिबल कि वो यूएस को आज की मतलब 2025 इतना सारा पैसा
लगाने के बाद मॉडर्नाइजेशन पे चाइना, फिर भी वो यूएस को नहीं हरा पाएगा। तो ये जैसे बेसिस जो हैं, जैसे यूएस के गुआम में आपने बताया, साउथ कोरिया में है, जापान में है, तो अगर यूएस को इतना अच्छा वो सपोर्ट करना ही है तो वो ताइवान में ही क्यों एक बेस क्यों नहीं बना लेते? उसका रीजन है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। हाँ 1979 में जो ताइवान रिलेशन एक्ट आया, देखिए यूएस का मजबूरी था चाइना, क्योंकि चाइना उस समय बहुत बड़ा मार्केट था। ऑफ कोर्स यूएस को सपोर्ट भी चाहिए था यूएसएसआर के खिलाफ 79 में। उस समय चाइना और यूएसएसआर का हो चुका था, उनकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी लगभग। तो उसे चाहिए था चाइना का सपोर्ट कि देखिए हम चाइना को, जैसे आपने सुना किसिंजर का जो पूरा एपिसोड था वो जनरली इसीलिए हुआ, इंडिया के साथ भी अमेरिका का जो इतना लड़ाई चल रहा था 72 में, वो इसीलिए क्योंकि उसे चाइना के साथ अप्रोचमेंट करना था और पाकिस्तान उसमें हेल्प कर रहा था। और उस समय ताइवान जो था, तो ताइवान को कितना बड़ा धोखा दिया यूएस ने। जैसे कि आज लोग बोलते हैं यूएस का क्रेडिबिलिटी कितना ख़राब है, इंडिया में तो काफ़ी इस बात पे स्ट्रेटजिक जो थिंकर्स हैं बोलते हैं कि यूएस का क्रेडिबिलिटी इसलिए ख़राब है क्योंकि वो अपने एलाइज को किसी भी दिन छोड़ सकता है, और 72 में यही किया उसने। लेकिन उसके बाद एक बात उसने ये मान ली कि चाइना को अगर हमें परेशान करना है आगे जाके, तो उसके लिए ताइवान बहुत ज़रूरी है कि एक इशू ऐसा रहे। और क्योंकि ताइवान का खुद का भी सिग्निफिकेंस था उस समय भी, तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी उसको बोला जाता है जनरली कि ना तो उन्होंने पूरी तरह से कमिट किया है, जैसा कि उन्होंने जापान को कमिट किया है कि अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर अगर हमला होता है तो हम न्यूक्लियर हमला करेंगे, कन्वेंशनल हमला होता है तो हम कन्वेंशनल हमला करेंगे। ऐसा ताइवान को उन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न शायद ये है, जनरली लोग बोलते हैं, कांग्रेस ने भी कई बार ताइवान को बोला है कि आप फॉर्मली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर मत करना। यूएस कांग्रेस बार बार बोलती है कि देखिए आप, उसका रीज़न ये है कि वो नहीं चाहते कि ये फॉर्मली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे, क्योंकि उन्होंने वन चाइना प्रिंसिपल का वादा कर रखा है चाइना से 72 में ही। और अगर स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी नहीं है और उसको ऐसा भरोसा है जैसा कि जापान को है, तो फिर हो सकता है कि ताइवान डिक्लेयर कर दे इंडिपेंडेंस। तो इस स्ट्रेटजिक अगर आपने सोचे अगर उसने बेस बना लिया तो इट इज़ थरली इम्पॉसिबल फॉर चाइना टू इन्वेट, क्योंकि वो तो फिर डायरेक्ट यूएस पे हमला हो जाएगा। नहीं, फिर वो भी बात आ जाएगी ना, फिर रशिया वाला जो था वही वाला एंगल आ जाएगा कि एक तरीके से ये बोला जाता है कि भाई रशिया ने क्यों इन्वेड किया यूक्रेन में, तो ये एक रैशनल है कि क्योंकि वो नाटो में उसको मिलाना चाहते थे और धीरे धीरे लाइक क्रीपिंगली उसको मतलब कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे जा रहे थे, तो इसीलिए जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट भी चेंज किया यूक्रेन में टॉपल करके, और एक तरीके से गवर्नमेंट चेंज करके उन्होंने एक ऐसे प्रेसिडेंट को लेके आए। ये एक्यूजेशंस हैं, तो इसीलिए पुतिन ने इन्वेड किया कि यूएस और नेटो वहाँ पे अपना बेसिस इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर ये करता है यूएस विद ताइवान, तो ये तो डायरेक्ट एक तरीके से सॉवरेनिटी को चैलेंज हो जाएगा चाइना की, अगेंस्ट वन चाइना प्रिंसिपल ऑफ यूएसए। और क्योंकि यूएस कमिट कर रखा है तो इतनी इजीली तो पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। और स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी का फ़ायदा ये है कि इससे ना तो ताइवान को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे जिससे क्राइसिस इमर्ज हो, और ना चाइना को इतना एश्योरेंस है कि यूएस नहीं आएगा, इंटरवीन नहीं करेगा। तो स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी, वो तो ये भी कर सकते हैं कि जानबूझ के ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं चाइना को कि तुम अटैक करो और हम नहीं आएंगे, और बाद में उनको वहाँ पे फंसा सकते हैं। अगर मान लो अगर आगे जाके ऐसा कोई पॉलिसी बनता है तो ऑफ कोर्स दे कैन यूज, बट अभी तो चाइना इतना कैटेस्ट्रॉफिक वॉर हो जाएगा पर क्योंकि वॉर को ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहते हैं वर्ल्ड लीडर्स, उन्हें पता है कि इकोनॉमी इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है उस एरिया में, इकोनॉमिक पावर हाउस है वो दुनिया का, कि आपको ही पता है कि अब यूरोप का सिग्निफिकेंस ख़त्म है मैन्युफैक्चरिंग में और टेक्नोलॉजी में। जनरली ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, यही हैं जो अपना R&D में खर्च कर रहे हैं, यही कंट्रीज़ हैं जो जनरली अभी प्रॉस्परस हैं, जो आप बता सकते हैं कि आगे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा फ्यूचर इन्हीं कंट्रीज़ का है। इसी वजह से कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं चाहेगा कि वहाँ पे किसी भी तरह का क्राइसिस इमर्ज हो। बट ये तो नेचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि जहाँ पे इन्वेजन अगर होना है और सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस और जनरली नेशनलिज्म के इशूज़ हैं जो बार बार वर्ल्ड लेवल पे ये क्राइसिस इमर्ज हो जाते हैं। अब जैसे आपने A2AD बेसिकली एक्सेस जो एंटी एक्सेस है और एरिया डिनाइल की बात की,
उसको अचीव करने के लिए आपने बोला कि मॉडर्नाइजेशन किया है पीएलए ने, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो क्या ऐसा क्या मॉडर्नाइजेशन किया है जिसकी वजह से वो ये मतलब एम्बिशन उनका है कि हम यूएस के सारे जो बेसिस हैं उनको एनाहिलेट कर सकते हैं और उनको एक्सेस जो है वहाँ का फर्स्ट आइलैंड चेन का वो डिनाई कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या क्या अटेम्प्ट्स किए हैं उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के, अब डिफरेंट सेक्टर्स में, नेवल, लैंड, साइबर एट्सेट्रा? ऑफ कोर्स इट्स अ क्रॉस डोमेन थिंग, मतलब आप समझिए कि वहाँ पे यार लैंड का तो इतना काम नहीं होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रेट तो एयर है, सी है, साइबर विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी मच देयर, एयर, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी अब तो क्योंकि इंटेलिजेंट वॉरफेयर होने लगा है, चाइना ने डिक्लेयर भी किया है कि हम हम 2049 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनना चाहते हैं जो इंटेलिजेंट वॉरफेयर कर पाए। उसके लिए देखिए एंटी एक्सेस यानी उसको एंट्री करने से रोकना है, उसके लिए चाइना ने जो माना जाता है कि विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटी एक्सेस जो वेपन है वो है DF-21D एंड DF-26B। दोनों मिसाइल हैं, एक है 1500 किलोमीटर की रेंज तक यानी 21D और दूसरी है 4000 किलोमीटर तक, दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब इन दोनों का काम क्या है, इनको बोलते हैं कैरियर किलर, क्योंकि ये सपोजिडली ऐसा माना जाता है कि दुनिया में एकमात्र मिसाइल्स हैं जो जनरली प्रिसिशन स्ट्राइक तो करती हैं, साथ ही साथ मूविंग शिप को भी अटैक कर सकती हैं। बट ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो वो ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए गुआम है कम से कम 4000 किलोमीटर दूर मेनलैंड से, और 4000 कम से कम बहुत दूर है। आई थिंक तो पैसिफिक जो सदर्न पैसिफिक है वहाँ पे है, हवाई के पास है। तो वहाँ से अगर आप करेंगे भी, अगर सपोज़ उसका कमांड है यूएस का, तो अगर उसको करना है ताइवान में इंटरवीन, तो उसको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप F-35, F-22, जो कि अब तो खैर F-22 का प्रोडक्शन कम कर दिया है यूएस ने लगभग, F-16 अगर वो उड़ाता है वहाँ से, उनकी रेंज है 1500 किलोमीटर F-35 की, और जो उनका U-2 बॉम्बर है वो अगर वो वहाँ से उड़ाएगा तो ऑफकोर्स वो नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे, और उसको काफ़ी जो उसका रीइंफोर्समेंट है काफ़ी कम हो जाएगा। तो यूएस की ज़रूरत है कि वो गुआम से कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर को जाके खड़ा करे पास में, और वहाँ से अपने सॉर्टीज़ को है उड़ाए, जैसे कि F-35 हो सकता है, U-2 बॉम्बर होगा ऑफकोर्स। तो चाइना ने इस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है हम उसको टेक डाउन कर दें, और आपकी जो एयरक्राफ्ट है ऑफकोर्स उसके पास तो S-400 ही है। उसके अलावा आपके जो ऐसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो सबमरीन्स को भी, एयरक्राफ्ट को भी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया तो यूएस के पास जगह नहीं रहेगी, ऑफकोर्स वो एंटर नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा होगा, वो जनरली पैरेलल ही होगा दोनों। पहले तो या तो चाइना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा जापान पे जहाँ पे यूएस के बेसिस हैं, और साथ ही साथ जब दूसरा स्टेज होगा एंटी एक्सेस, क्योंकि ऑफकोर्स उसके बाद ही यूएस अलर्ट होगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ हुआ है इशू। तो अगर यूएस करता है तो वो चाहते हैं कि हम उनको टेक डाउन कर लें, जो कि थ्योरेटिकली उसने ऐसा प्रिपेयर किया है। वहाँ पे बैटल फील्ड इज़ डिफरेंट, वो बैटल फील्ड में जो इशूज़ क्रिएट होंगे उस समय वो काफ़ी मुश्किल है। चाइना ने एक मिसाइल उन्होंने किया था, एक क्रूज़ मिसाइल है, एक तो JL-2 उनका क्रूज मिसाइल है जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो है जो जनरली वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने उस पे लगा रखा है अपने जो सेंग क्लास उनका एक सबमरीन है, सेंग बोलते हैं, टाइप 093 और टाइप 094, कि वो बहुत क्वाइट हैं वो सबमरीन्स, तो उनको क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन है तो वो आवाज़ नहीं करती, इस वजह से वो जनरली मनूवर कर सकती है वाटर में। हालांकि यूएस के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उनका क्लेम, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ चाइना के क्लेम की, क्योंकि यूएस के क्लेम जब आएंगे तो वो काफ़ी लेविश हैं। यूएस ने अभी 2-4 साल में तो मिलिट्री मॉडर्नाइज करी नहीं है, उसका तो काफ़ी समय से लॉन्ग हेल्ड एक प्रीएमिनेंस है वेस्टर्न पैसिफिक में। चाइना ये क्लेम कर रहा है A2AD के जरिए कि देखिए हम उनको टेक डाउन कर देंगे कैरियर क्लर्स से, DF-21, 26 से। हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी हमने मिसाइल्स किया है, और हमारे पास सबमरीन्स को भी हमने, जैसे अभी तक तो चाइना के पास थी ही नहीं जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, अभी बोलते हैं कि उनके पास बहुत कम संख्या में आ गई हैं, जैसे सेंग क्लास, जिन क्लास। और हालांकि देखिए इशूज़ हैं, जैसे उनकी जो सबमरीन्स है लोग बोलते हैं कि वो
बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, मतलब उनका है जो इंटेलिजेंस आता है। और सबमरीन्स में अगर आप आवाज़ हो रही है तो आपको डिटेक्ट करना और टारगेट करना बहुत आसान है। चाइना के पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। यूएस के पास 61 सबमरीन है, वो सारी की सारी ही न्यूक्लियर हैं। चाइना के पास इवन दो 60 सबमरीन है 60, बट वो लगभग सभी डीजल अटैक है। 56 डीजल अटैक सबमरीन, यानी डीजल यानी बहुत आवाज़ करती है सबमरीन उसमें। दूसरा है उनका कि देखिए हम जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे आपके बेसिस पे, और आपके जो पहले रडार सिस्टम और सेंसर्स को हम उड़ा देंगे जो बेसिस में एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो थ्योरेटिकली चाइना का प्रिपरेशन ये है, और इसीलिए वो जितनी ही मिसाइल्स अपनी डेवलप कर रहा है, इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और उनका जो बॉम्बर है H-20 बॉम्बर की, हमने जो क्योंकि अगर आपको प्रीएमिनेंट वो करना है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो आपको बॉम्बर भी चाहिए और मिसाइल स्ट्राइक भी चाहिए। तो वो बोलते हैं स्टेल्थ बॉम्बर है ये जो H-20 है। तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि क्या चाइना के पास स्टेल्थ बॉम्बर है, या इवन यूएस के पास तो है। चाइना के प्रिपरेशन के लेवल पे उसने कई सारे दावे किए हैं, बट रियल बैटल फील्ड में दे आर नॉट टेस्टेड। और आप मानिए 69 के बाद चाइना ने वॉर नहीं लड़ी है कहीं पे भी, और 69 में भी जो वॉर लड़ी थी वो लैंड बॉर्डर पे थी यूएसएसआर के साथ। वही वॉर था, बहुत एक लिमिटेड वॉर था वो। तो चाइना के दावे ऐसे हैं मॉडर्नाइजेशन को लेकर कि मिसाइल मॉडर्नाइजेशन किया है हमने, हमारे एयरक्राफ्ट तो आप आजकल तो काफ़ी चर्चा में है चाइना के एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वो मानते हैं कि हमने विकास किया है। दूसरा उन्होंने माना कि हमने बॉम्बर को लेकर विकास किया है ताकि हम वहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर पाएँ। चौथा वो मानते हैं कि हमारे पास कैरियर किलर्स हैं, कि हम उस YJ-18 उनकी जो क्रूज मिसाइल है, और जैसे ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है, उनके पास YJ-18 एक क्रूज मिसाइल है कि वो जाके जो क्रूज मिसाइल का बेसिक काम होता है वो डिटेक्ट नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट करना। तो इस लेवल पे चाइना ने मॉडर्नाइजेशन किया है, काफ़ी हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने पैसा खर्च किया है। पिछले 2005 के आसपास उन्होंने, हो सकता है उनका ये प्लान बन रहा हो, बहुत चीज़ें उन्होंने की। लेकिन देखिए लिमिटेशंस अपनी जगह हैं, बट ऐसा भी है कि चाइना बहुत आगे आ चुका है इस चीज़ में। और मैं किताब में जब लिख रहा था तब भी और पढ़ने के बाद भी ये बात पता चला कि देखिए आप बोल सकते हैं कि A2AD सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल कर सकता है उसको तो इस समय वो सिर्फ चाइना ही कर सकता है। इवन फॉर USA भी कोई अगर सबसे जो पावरफुल एडवर्सरी है इवन एट पार विथ USSR वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना के पास इकोनॉमिक माइट है जो USSR के पास कभी नहीं रही उस लेवल पे। तो ऑफ कोर्स A2AD के साथ समस्या है, लेकिन उसके अपने जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है उसका फ़ायदा उसको अन्य जगह पे भी हो रहा है, जैसे इंडिया के साथ। और रसिया के साथ उसके अभी कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन जनरली उसको एक रहता है, वहाँ सेंसिटिविटी है उनके बॉर्डर पे, क्योंकि यही 2 पोटेंट एनिमीज़ हैं जापान के साथ। तो A2AD का तो यही है कि उनके दावे बड़े हैं, लेकिन अभी उसको देखना बाकी है कि वो शायद कर पाएंगे या नहीं। तो इसमें जैसे अब यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जब से ट्रम्प आया है, क्योंकि जब बाइडेन था और जब ये यूक्रेन का हुआ तो उन्होंने यूक्रेन को पूरा सपोर्ट किया। लेकिन अभी एक डाउट है कि जिस तरीके से यूएस तो कभी भी छोड़ सकता है भाई आपको साथ में, अभी ट्रम्प आया तो यूक्रेन का बोल रहा है कि बंद करो ये। उसी तरीके से अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या पता यूएस तो सपोर्ट ही करने ना आए अगर ताइवान पे हमला होता है। तो इस टाइप की बातें हैं। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन है नॉट जस्ट फॉर ताइवान, जापान के ऊपर भी जापान में भी ये डाउट शुरू हो गए हैं कि क्या यूएस हमारी हेल्प करेगा, साउथ कोरिया में भी, फिलीपींस, और जो सारे मतलब यहाँ पे ईस्ट एशिया में जितने भी पार्टनर्स हैं, इंडिया में तो डाउटों की भरमार ही हो गई है पिछले 3-4 महीने में। तो इस तरीके का माहौल अभी इस रीजन में है। तो इन सब को देखते हुए यूएस कहाँ स्टैंड करता है एटलीस्ट पावर प्रोजेक्शन में, पोटेंशियल में, और उसके जो एलाइज हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लेवल पे आपको क्या लगता है कि जब वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन ताइवान, बट कॉन्टेक्स्ट पूरा ही लेना पड़ेगा हमको। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यूएस वेस्टर्न पैसिफिक में हमेशा से एक आफ्टर कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इवन नॉट आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
उसका प्रीएमिनेंस हमेशा रहा है वेस्टर्न पैसिफिक में। जापान के सरेंडर के बाद वहाँ पे कोई नहीं था, और इवन कहा भी जाता है कि यूएस ने ही उन सबको खड़ा किया अपने पैरों पे। साउथ कोरिया हो, जापान हो, इवन ताइवान हो, इन सब का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो एक श्रेय दिया जाता है वो कई बार यूएस को दिया जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट की है। और वो स्टेबिलिटी ऐसे ही नहीं क्रिएट की, सिर्फ नॉट ओनली वर्ड ऑफ माउथ, वो वहाँ पे ऑन फुट उसके सोल्जर रहे हैं। बहुत समय तक तो साउथ कोरिया को मैनेज किया यूएस ने खुद ही अपने अंडर। इवन जापान को कहते हैं कि 7 दिन में ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया था। तो जापान साउथ कोरिया के साथ तो उसका रिलेशनशिप काफ़ी ठीक ठाक रहा बहुत समय तक। अभी ट्रम्प की बात हम करते हैं बाद में, बट यूएस ने वहाँ पे उनको हमेशा सपोर्ट किया, और ऐसे भी किया कि उनको बोला कि देखिए आप न्यूक्लियर बम मत बनाइए, हम आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर रखते हैं, आपके ऊपर कोई न्यूक्लियर थ्रेट होता है तो हम उसको डील करेंगे। ऐसे ही साउथ कोरिया के साथ भी किया। तो 2 कंट्रीज़ के साथ तो वो काफ़ी उसके सफिशिएंट रिलेशनशिप ठीक ठाक रहे, हमेशा स्टेबल रहे। ताइवान के साथ स्टेबल कभी नहीं रहे। कभी उसने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया, फिर ताइवान को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी के अंदर रखा, जैसी ज़रूरत वैसा काम किया ताइवान के साथ। लेकिन ताइवान आप उसको बोल सकते हैं कि उसने अपने आप में इतना सिग्निफिकेंस अपना बना लिया ऑन वर्ल्ड स्टेज कि अब यूएस की तो है ही जिम्मेदारी, यूएस का तो स्टेक है ही, अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। जो उसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ताइवान की, और जो उसका स्ट्रेंथ है सेमीकंडक्टर, इवन इन एडवांस जो टेक्नोलॉजीज है उसमें, उसके साथ साथ वो जो स्ट्रेट है, यानी जो ताइवान स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ट्रेड के मामले में। अब देखिए वहाँ से आपको रसिया का वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट रसिया का व्लादिवोस्टोक, और यहाँ पे जापान और साउथ कोरिया, यानी आप सोचिए जापान और साउथ कोरिया और मैन्युफैक्चरिंग हब, इवन चाइना भी। अब रसिया को कनेक्ट अगर आपको करना है, इवन आपको वहाँ पे अलास्का और जो वेस्टर्न जो उनका बॉर्डर है अमेरिका का, यानी ताइवान स्ट्रेट का जो एक सिग्निफिकेंस है फॉर ट्रेड बहुत ज़्यादा है। अगर ताइवान कभी सपोज अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें कि ताइवान का जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है, तो चाइना हो सकता है, जैसे अभी रेयर अर्थ मटेरियल्स में हमने देखा कि वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है उस एडवांटेज को, कभी भी बैन लगा देता है, कभी भी प्रोहिबिट कर देता है, कभी भी, अभी तो अपने इंडिया के साथ भी वो मैग्नेटिक रेयर अर्थ को उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए अगर सेमीकंडक्टर के मामले में ऐसा होता है, तो सेमीकंडक्टर चिप जो, क्योंकि देखिए चाइना के साथ क्या है कि चाइना ने कोशिश बहुत की सेमीकंडक्टर बना ले, वो उस लेवल पे फाइन नहीं कर पा रहा है। मतलब फाइन का मतलब है कि सेमीकंडक्टर चिप है उनको बहुत छोटा, और जितना भी आप कर पाएँ, जैसे 5 mm अभी ताइवान ने बनाया था कुछ समय पहले 5 mm का चिप। अब ना तो चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है, ना वो दुनिया में किसी और कंट्री के पास है। अगर ताइवान पे चाइना का कब्जा हो गया तो चाइना हो सकता है लोगों को ब्लैकमेल ऑफ कोर्स करेगा, हो नहीं सकता वो करेगा, क्योंकि इतना बड़ा पावर अगर चाइना के पास आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड, वो जो ताइवान स्ट्रेट है, हमने चाइना का देखा है साउथ चाइना सी में कि वो साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करता है। ताइवान अगर उसके पास आ गया तो स्वाभाविक तौर से जो उसका स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट है, वो ऑफकोर्स चाइना के EEZ में आ जाएगा, वो उसमें तो कोई शक है नहीं। तो उस वजह से वो स्ट्रेट पे भी चाइना का कब्जा हो जाएगा। थर्ड इज, जब ताइवान इशू ख़त्म हो जाएगा तो अब चाइना देखेगा साउथ चाइना की ओर, साउथ चाइना सी की ओर, क्योंकि ताइवान एक ऐसा रियल एस्टेट है उसके लिए कि जहाँ से वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है आगे। और फिर उसके बाद वो जापान, साउथ कोरिया और यहाँ साउथ चाइना सी जो कंट्रीज़ हैं उन पे भी अपनी दादागिरी कर सकता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम क्या है कि पॉसिबिलिटीज़ पे ही बात करते हैं। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ का फ्यूचर दाव पे है, इतने बड़े रीजन, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक जो वहाँ पे स्टेक्स हैं, तो ऑफ कोर्स ताइवान इशू अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, कि ताइवान के इशू को किस तरीके से डील किया जाए। इवन फॉर इंडिया का भी रिलेशन ताइवान के साथ ठीक ठाक है। ये जो स्टेक है, अब देखिए यूएस के साथ क्या हुआ कि यूएस अपने आप को वर्ल्ड लीडर मानता है। आपको देखिए मानने की बात भी है, और दूसरी बात उसने जो लिबरल ऑर्डर खड़ा किया है वो यूएस की देखरेख में ही हुआ है। अगर ऐसा होता है कि चाइना के पास ताइवान चला जाता है तो ऑफकोर्स वो जो वेस्टर्न पैसिफिक है, अगर आप ताइवान के केस में यूएस कुछ नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स जापान के केस में या साउथ कोरिया या साउथ चाइना के केस, तो कॉन्फिडेंस पूरा ही ब्रेक डाउन वो तो यूएस का
हेजेमनी है वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। और अगर यूएस का हेजेमनी ख़त्म होता है, इसका मतलब है कि यूएस का जो यूनिपोलर जो एरा है वो ख़त्म हो जाएगा। हो गया शायद लोग बोलते हैं, लेकिन ताइवान के कब्जे के बाद वो पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाएगा कि अब यूएस इज़ नो मोर अ पावर इन वेस्टर्न पैसिफिक। और वेस्टर्न पैसिफिक नहीं तो इंडियन ओशन, फिर वो ऑफकोर्स उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। तो यूएस के पास इकोनॉमिकली तो ताइवान का सिग्निफिकेंस है ही, साथ ही साथ वो जो जियोपॉलिटिक्स जो वहाँ पे प्ले हो रहा है वो यूएस के कंटिन्यूअस हेजेमनी के लिए काफ़ी बड़ा एक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना ही उसको कर सकता है यूएस को चैलेंज। अगर चाइना से ही यूएस किसी भी तरीके से चाइना के सामने अगर वो बॉक डाउन हो जाता है तो ऑफकोर्स यूएस का वहाँ पे हार होगा और वो रीजन जो है वो चाइना के कंट्रोल में आने के बहुत आसार है। तो इसमें क्या जो ये एक तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात बोली जाती है कि भाई अगर ताइवान पे कुछ हुआ या जापान पे कुछ हुआ तो सारे मिलके चाइना के खिलाफ हम खड़े होंगे। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ऐसी है कि कलेक्टिव में मतलब किसी की नहीं होती फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? ऐसा है जैसे नाटो के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम सबका आता बोला है। कि 2% होना चाहिए, पर यूएस ही अभी तक उठा रहा था वो तो खर्चा। ट्रम्प की बात अलग ही है। देखिए वो वर्ल्ड लीडर्स में ट्रम्प का जो अभी माइंडसेट है वो इट्स अ डिफरेंट, वो स्टेट्समैन टाइप से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनका तो एक ग्रोह है मागा जो, तो उसमें आप देखें। बट ये है क्या, पहले तो जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की वेस्टर्न पैसिफिक में, और इसका क्या क्या मतलब नेटो इम्प्लीकेशन? आप लोगों ने सुना होगा, नेटो जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ट्रांस अटलांटिक के लिए, यानी ट्रांस अटलांटिक यानी अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न, जो जनरली वेस्टर्न यूरोप था पहले, अब फैल रहा है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है किसी एक मेंबर पे अटैक हुआ तो वो सारे मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। हालांकि उसके कुछ क्लॉजेस होते हैं, वो तो टेक्निकल बात है। इसके साथ देखिए 1949 के बाद या वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब यूएसएस को रिबिल्ड कर रहा था, दोनों एरियाज़ को आप ध्यान दीजिए कि ईस्ट एशिया और यूरोप दो ही जगह वॉर हुई थी, यहाँ पे जापान, वहाँ पे जर्मनी। वहाँ पे रिबिल्ड करने के लिए यूएस ने रिस्ट्रक्चरिंग के काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए, उसके बाद नाटो खड़ा किया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। रीज़न उसका ये था कि जो कंट्रीज़ थी जैसे कि साउथ कोरिया, जापान और आपका ताइवान, तो साउथ कोरिया और जापान के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक हिस्टोरिकल डिफरेंसेस थे। और ऑफ कोर्स वो जापान ने जो एट्रोसिटीज़ की थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और ताइवान पे भी जापान ने काफ़ी एट्रोसिटीज़ की थी। एक तो वो इशू था, और दूसरा ताइवान और साउथ कोरिया में जो थे वो डिक्टेटर्स थे उस समय। तो और वो दोनों चाहते थे, मतलब आप समझिए कि साउथ कोरिया चाहता था कि मैं नॉर्थ कोरिया पे कब्जा कर लूँ, और जो ताइवान की गवर्नमेंट थी नेशनलिस्ट जो भाग के आए थे कि भाई चाइना पे कब्जा कर लो। तो उस सिचुएशन में अगर यूएस वहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करता तो हो सकता था कि वो उसको डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल जाता, वो कि एक कंट्री दूसरे पे हमला कर रही है, वो फिर से वो वर्ल्ड वॉर। और मतलब आप ये देखिए ना, नेटो एक तरीके से जब उस टाइम पे किया भी होगा तो वो एक तरीके से यूएसएसआर के अपोजिशन में किया होगा कि वो एक रियल पावर है, बट यहाँ पे चाइना उतना पे पावर था ही नहीं, तो उतना नीड भी फील नहीं हुआ। यूएसएसआर भी था वहाँ पे, क्योंकि जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ तो यूएसएसआर का काफ़ी इंटरवेंशन था, इवन चाइना का भी। इन कंट्रीज का कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि उस समय उनको इस तरीके का एटलीस्ट सारे एक पेज पे नहीं थे। हाँ, मतलब यूरोप की तरह कि यूरोप को तो ऑफकोर्स एक ही सोसाइटी मानते हैं हमेशा से, यहाँ पे नहीं था ऐसा। और यहाँ पे खुद के भी इशूज थे इंटरनल, और दूसरा उनके जो इंटेंशंस थे कि हम फिर से वापस कब्जा कर लें अपने लैंड पे, जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना। तो उसकी वजह से यूएस ने उसमें कभी नहीं किया, तो उसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तो जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा तो उसमें एक हब होता है और स्पोक होते हैं चारों तरफ। तो स्पोक मतलब हब हो गया यूएसए, और वो स्पोक की तरह कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कंट्रीज़ का आपस में कोई नाता नहीं है, लेकिन यूएस के साथ सब जुड़े हुए हैं, तो उसको बोला हब एंड स्पोक मॉडल। बात हुई अभी पिछले कुछ समय में, मैंने भी एक पेपर लिखा था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए इस पे, या हो सकती है, बट उनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि वो आप जैसे अभी भी कई बार हम लोग मानते हैं कि इंडिया और यूएस साथ क्यों नहीं आ जाते चाइना के साथ लड़ने के लिए, लेकिन खुद के इतने डिफरेंसेस हैं कि उसको डू अवे करना बहुत मुश्किल है। और नेशनलिस्ट जो होते हैं जनरली किसी भी कंट्रीज में, इतनी एट्रोसिटीज जापान ने करी हैं, तो उसके साथ आपको डील करना बहुत मुश्किल है। और इवन शायद यूएस को भी पता है कि अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का ज़माना जा रहा है, जैसे नेटो के साथ उसने जो व्यवहार किया पिछले समय में, तो अब एक ही चीज़ उसके लिए इतनी मुश्किल हो गई है, तो वो दूसरी जगह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ना ही लाए, और
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वॉर को बढ़ावा देती हैं, जैसे नेटो ने दिया, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो छोटे छोटे पावर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस देती हैं टू फाइट। जैसे यूक्रेन अगर नेटो में आ जाता तो हो सकता था यूक्रेन रोज़ आंख दिखाता रसिया को और रसिया कुछ ना कर पाता, क्योंकि पता है नेटो से तो वो डायरेक्ट वॉर लड़ नहीं सकता। तो उस तरीके का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि देखिए एक तो जब ऑकस हुआ तो ऑकस जो डील हुई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूके और यूएस के बीच में, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चुना, इंडिया को नहीं चुना। उन्होंने जापान को भी नहीं चुना, उन्होंने चुना ऑस्ट्रेलिया को, जिसका चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं है, ना डायरेक्ट इशूज़ है। क्योंकि जनरली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है या जनरली जो एक अलायंस बनाने की बात आती है यूएस के साथ, वो प्रेफर करता है उन्हीं कंट्रीज़ को जनरली जो बैंड हो पाए, जो उसकी बात माने। अच्छा, इसमें एक जो बहुत बड़ा पॉइंट जो आप मिस कर रहे हो या आप एज एन एनालिस्ट आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, और जो बहुत लोग बोलते हैं, देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ उसमें जिस तरीके का जो सिक्योरिटी और जिस तरीके का इकोनॉमिक सपोर्ट जो यूरोप में, जर्मनी और जगह दिया गया, वो ईस्ट एशिया में नहीं दिया गया। और अभी भी आपने जैसे बात की, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो या ताइवान हो, वहाँ पे यूएस का एटीट्यूड अलग है। और अभी आपने कहा ऑस्ट्रेलिया और ये सब इनके साथ वो करना चाह रहा है। इसमें कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि वाइट स्किन का, रेसिज्म का कहीं ना कहीं तो फैक्टर है कि भाई देखो, वी आर द सेम पीपल और ये लोग अलग हैं, इनको अलग ट्रीट किया मतलब जाए। मैं ऐसे खुल के ऑफ कोर्स चाहता नहीं हूँ कि इस तरीके के एनालिसिस हो, बट दिस इज़ अ थिंग कि देखिए, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इंडिया ट्रस्ट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स, हो सकता है जापान भी ना करे आगे जाके, हो सकता है ताइवान, क्योंकि जापान तो अभी से अपने आप मिलिट्री स्पेंड करने लगा है। जो एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं और स्कॉलर्स भी बोलते हैं इस बात को, ऑकस के समय भी ये बात बोले कि देखिए, क्योंकि सबमरीन टेक था, वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो स्वाभाविक चॉइस था इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रेटर पावर, और इंडिया और चाइना का तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप इंडिया को हेल्प कर सकते थे, इवन क्वाड का भी पार्टनर है। फिर भी आपने चूज़ किया ओवर जापान और ओवर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को। तो उसमें ये फैक्टर तो ऑफ कोर्स अगर आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्टर, बट ऑन वर्ल्ड स्टेज वी ऑफन इसको हमको जियोपॉलिटिकल लेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जस्ट लुक स्कॉलरली, क्योंकि लोग बोलते हैं फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप बता रहे हैं, ये तो कॉन्स्पिरेसीज हैं। अच्छा, इसमें आपने मेंशन किया है कि यूएस के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वेस्टर्न पैसिफिक में, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एज फार एज ताइवान चाइना इज़ कंसर्न्ड? कि चाइना कोई गलती करे और वो एक और जो एडवर्सरी है उसको टेक डाउन कर दे। दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी। ये जो एक स्टेटमेंट में पूरा सार उसका यही है, जो हमने बात किया कि फंसा दो इसको ऑफ कोर्स फंसा दो, क्योंकि उसे पता, देखिए जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ इशू हमने बात कर रहे थे हम इसके पहले, कि चाइना का पॉन है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, चाइना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में फंसा रहे, ऐसे ही यूएस चाहता है कि चाइना ताइवान में फंसा रहे, ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे वो बाहर निकल नहीं पाएगा फिर। और टू बी अ हेजेमॉन ऑन ग्लोबल स्टेज आपको ऑफ कोर्स अपने रीजनल इशू से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ यूएस के लिए ये है, देखिए हमेशा ये हुआ है, और यूएस जैसी सोसाइटी हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मिस नहीं करती। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसने जूस को बुलाया और न्यूक्लियर बम बना लिया, उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक वहाँ पे बॉम्बर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सिर्फ 6 साल के दरमियान में ही उसने इतना कुछ डेवलप कर लिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड कि वो दुनिया भर में अभी तक उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और सिर्फ वही नहीं, उन्होंने जो नाजी साइंटिस्ट थे उनको भी ले लिया, उनको पनाह दी। हाँ। और आज तक वो, मतलब अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी में उनका कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा योगदान है उनका। ताइवान के साथ अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि यूएस को देखो मिलिटरीली तो अपॉर्चुनिटीज़ है टू टेस्ट, क्योंकि देखिए ताइवान इज़ नॉट अ कोर इशू फॉर यूएसए। ताइवान के लिए तो ऑफकोर्स वो उनकी सॉवरेंटी तो कोर इशू है ही, बट ताइवान यूएस के लिए कोर इशू नहीं है। अब उसको एनालाइज करके एट लार्ज बताना चाहें तो ऑफकोर्स कोर इशू है, वो वाया लिंक हो जाता है उसकी हेजेमनी से, बट कोर इशू नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम चाइना है, मेन प्रॉब्लम इज चाइना, एंड चाइना को कंटेन करना इज द प्राइमरी गोल। कंटेनमेंट इज द स्ट्रेटजी ऑफ यूएसए, कि उसको उसी रीजन में कंटेन करे। अभी अपॉर्चुनिटी उसके पास ये है कि ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 4.0, उसके बाद क्वांटम, एआई वगैरह,
क्या होता है यूएस में दो धड़े रहते हैं हमेशा। एक होता है एंटी चाइना, मतलब कोई भी है, अभी चाइना है तो एंटी चाइना होगा, एक होगा कि चाइना के साथ रेप्रोचमेंट करो। तो जो एंटी चाइना धड़ा होगा ऑफकोर्स वो बोलेगा कि आप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, आपको बहुत खतरा है, और चाइना ने तो इतना वो कर लिया, मॉडर्नाइजेशन कर लिया, अब तो वो ताइवान को कभी भी कब्जे में कर सकता है, ताइवान इज अ गॉन केस। ऐसे करके क्या होता है, यूएस में होता है डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज, और वो उसके जो ऑफकोर्स वहाँ पे लॉबीज़ हैं। तो यूएस में क्या हुआ पिछले समय, मतलब ओबामा के बाद से, कि यूएस में डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर एक डाउन टर्न ऐसा देखा जा रहा था कि वो लोग जनरली स्पेंड कम कर रहे हैं। ऑफकोर्स 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और उनके अंदर मतलब यूएस में एक भावना ये आ चुकी थी कि अब शायद कोई केपेबल एडवर्सरी नहीं होगा यूएस के सामने। यूएसएसआर गया, जर्मनी गया, उसके बाद उन्हें था कि देखिए इतना समय हमने देख लिया, 20 साल हो गए हैं 91 के बाद, अब तो शायद ही कोई ऐसा एडवर्सरी हो जो हमें चैलेंज कर पाए। तो एक अप्रोच में आपने देखा होगा कि चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं इस बुक में लिख भी रहा था कि वो काफ़ी रैपिड रहा, यूएस के मुकाबले तो कई गुना ज़्यादा उसने ऑफकोर्स स्पेंड कम किया होगा, क्योंकि यूएस इन टोटलिटी ज़्यादा स्पेंड करता है हर चीज़ पे, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है, बहुत रैपिड रहा। शायद दुनिया में सबसे तेज रैपिड, मतलब सबसे तेज मॉडर्नाइजेशन है मिलिट्री क्योंकि का। 2010 तक हमको इस तरीके की खबरें नहीं मिलती थी, बहुत कम। और पिछले 15 साल में ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेना, इंजन बना लेना खुद से, उसके बाद हाइपर ग्लाइड आप मिसाइल बना रहे हैं, और साथ ही साथ हर एक लेवल पे एआई हो, क्वांटम हो, ये जो बातें सुनने में आ रही हैं। इवन चाइना का एक तो हॉक्स होता है, वो बातों को बड़ा चढ़ा के बताता है, और दूसरा यूएस का जो एक पिछले समय में आपने देखा वो लीडिंग नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी के मामले में। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, बट जनरली जो वर्ल्ड स्टेज पे बातें आती हैं वो चाइना की ही आती थी। तो चाइना के इस एग्रेशन की वजह से यूएस की डिफेंस स्पेंडिंग, यूएस की जो मिलिट्री एडवांसमेंट है इन वेस्टर्न पैसिफिक, और साथ ही साथ उसका जो एक हम बात कर रहे थे स्पेस में, साइबर डोमेन में, एआई में, और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें, या नेवल जो उसका कार्यक्रम था उसमें, वो काफ़ी कम हुआ था। अभी आप देखें चाइना की जो नेवी है वो यूएस से काफ़ी बड़ी हो चुकी है इन क्वांटिटी। क्वालिटी इज़ अ डिफरेंट इशू, बट इन क्वांटिटी। तो उस वजह से यूएस को एक दोबारा से रीथिंक करने का मौका मिला है कि अब हमें दोबारा से अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड करना है। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स भी हैं कि यूएस जैसे अभी आपने देखा होगा कि $500 बिलियन की बात की ट्रंप ने कि हम एआई का जो एक प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया, तो उससे यूएस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मिली है। उनके यहाँ जो कार्यक्रम शुरू हुए, इन्होंने ताइवान के साथ, अब तो ट्रंप अभी 6 महीने हुए हैं आए हुए, पर ट्रंप के पहले ताइवान को डिफेंस सेल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूएसए इज़ टू रिकन्सिडर इट्स स्ट्रेटजी, जो अभी तक वो चल रही थी उस पर उसको सोचने का मौका मिला है कि हमारे पास अभी ये करने का मौका है, हम चाइना को गलती करवा के या ऑफकोर्स उसको कंटेन कर सकते हैं। दो इशू हो सकते हैं, या तो चाइना इन्वेट करे तो वो गलती करेगा, वो यूएस को फ़ायदा करेगा, या चाइना इस बात को मान ले अपने अंदर कि देखिए हम इन्वेट नहीं कर सकते, और वो अपने आप को एक डिफेंसिव फोर्स मान के ताइवान पे कभी अटैक करे ही ना, और इंतज़ार करे जब ताइवान खुद यूनिफाई हो अपने स्वाभाविक तरीके से। तो वो भी यूएस की विजय ही है कि उसने चाइना को कंटेन कर लिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो। अच्छा, अब हमने बात कर ली यूएस की, उनके क्या क्या वहाँ पे स्ट्रेंथ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइना की हमने बात कर ली, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इन्वेजन होगा तो कैसे होगा, कैसे वो उनके क्या क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए तैयारियाँ क्या कर रहे हैं। अब ताइवान की बात करते हैं, क्योंकि उनका तो मेन सोवरेनिटी का इशू है और उनका ही देश है। तो उन्होंने ऐसे क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं जिससे वो रोक सकें, या प्रिपेयर कर रहे हैं वो कि चाइना अगर इन्वेड करता है कल को, तो वो एटलीस्ट अपनी तरफ से, अगर यूएस भी नहीं आता है तो वो एक अलग है कि यूएस आए तो अच्छा ही है, बट किसी की भी सपोर्ट ना हो, और वो खुद क्या क्या स्ट्रेटजीज ऐसी लगा रहा है। हमेशा से ताइवान इस बात को तो प्रिपेयर कर ही रहा था कि ऑफकोर्स चाइना आज नहीं तो कल इन्वेट करेगा ही। वो 49 से ही उसको ये बात पता था। बहुत समय तक तो, क्योंकि यूएस तो उसकी हेल्प करता रहा 79 तक, तो उसको दे ही रहा था वेपन्स वगैरह, जैसे जापान साउथ कोरिया को। 79 के बाद कम हुआ। एक हो, देखिए ताइवान डायरेक्टली एक काम तो किया उसने कि इकोनॉमिकली वो पावरफुल हुआ। दिस इज़, देखिए मिलिट्री बैलेंस दो ही तरीके से मेंटेन हो सकता है, आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो और वो उस इकोनॉमी का फ़ायदा आपकी मिलिट्री को होना चाहिए डायरेक्टली। ताइवान में ऐसा हुआ,
सन जैसे 92 में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसके बाद उनका डेमोक्रेसी फ्लरिश हुई, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी फ्लरिश होगी तो चाइना के रिजीम से तो उन्हें डर लगेगा ही, नफरत होगी कि हमें कम्युनिस्ट चाइना के पास नहीं जाना है, स्पेंडिंग बढ़ी। ताइवान की जो बहुत एक ओपन स्ट्रेटजी ये है टू बी अ पॉर्क्यूपाइन, मतलब टू हार्ड टू सैलो। बात यह है कि इतना मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पॉर्क्यूपाइन जो होता है कि आप उसको कोई बड़ा अगर उसको कोई खा भी जाए प्रेडेटर तो वो बहुत मुश्किल है उसको डाइजेस्ट नहीं कर डाइजेस्ट पाएगा, करना, वो फाड़ के निकल जाएगा। हाँ, वो उस तरीके का स्ट्रेटजी बहुत सारे लोगों ने, इवन क्योंकि देखिए जनरली स्ट्रेटजी उनके बनाते हैं यूएस, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन पे बताते हैं उनको, वो ट्रेनिंग का काफ़ी इंटीग्रेटेड है। ताइवान ने बहुत समय तक तो पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी पे काम किया कि इस तरीके से, जो एक तो देखिए उनका आया ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट 2017 में, उसके पहले तक भी काफ़ी उन्होंने उस पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी पे वो काम कर रहे थे। तो उसमें क्या था और ये ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? डिफरेंस ये है कि देखिए पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी आफ्टर इन्वेजन बात करती है कि अच्छा। कि उसके बाद हम उसको कैसे, मतलब जैसे अगर वो ताइवानी सोर्स पे आ गए, कोस्ट पे, उसके बाद क्या होना चाहिए अप्रोच कि चाइना के लिए काफ़ी मुश्किल कर दें हम। तो फर्स्ट ही था तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं वियतनाम वाला। हाँ, वो एट्रीसन, वॉर एट्रीसन की बात थी कि धीरे धीरे करके चाइना के पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी जनरली बहुत इंटीग्रेटेड तो थी नहीं, ना ही कोहेरेंट थी। वो एक तरीके से उस समय क्योंकि यूएस का सपोर्ट था तो वो समझ रहे थे कि ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम लोग कुछ कुछ डिफेंस वेपन वगैरह, ताइवान के पास डिफेंस इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर थी बहुत समय तक क्योंकि यूएस से वेपन्स आ रहे थे, तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया। 2017 में उनका ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वो लेयर डिफेंस है। जैसे हम लोग कभी बात करते हैं ना एयर डिफेंस की कि एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा, तो वो वहाँ पे बात कर रहे हैं लेयर्ड डिफेंस, यानी जैसे 180 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर दूर से ही शुरू कर देना है उसको रोकना। देखिए ये बात तो ऑफकोर्स पता है कि चाइनीज़ जब आएंगे तो एम्फीबियस इन्वेजन होगा और दूसरा एयर के जरिए वो आएंगे। अब आप इसमें यूएस को उन्होंने भी इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें यूएस नहीं है। ऑफकोर्स कोई भी वो तो बना ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो कर देंगे तो अगर उनके साथ यूएस बनाए बोलेगा भाई हमको क्यों? हम ही को बनाने दो। फिर उन्होंने ऐसे ही बनाई है और इसी चीज़ पे ताइवान का पूरा ध्यान है भी आफ्टर ट्रम्प, उसके पहले भी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो उनका मानना है कि देखिए 100 किलोमीटर पहले हम जैसे वो एम्फीबियस इन्वेजन करेंगे और एयर से आएंगे, तो एयर तो उन्हें पता लग जाता है ऑफकोर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम से। 100 किलोमीटर दूर ही उनके साथ एक लिमिटेड बैटल लड़ा जाए, नहीं एट्रिशन हो उस लेवल पे कि जैसे सपोज चाइना के पास, देखिए मैंने एक बुक में मेंशन कर रहा था लॉजिस्टिकल जो बैक स्लाइडिंग है चाइना की, उसके पास इतना लॉजिस्टिक्स है ही नहीं कि वो इन्वेट कर पाए, या कर भी रहा है तो ऑफकोर्स जब एट्रिशन होगा, जब आपकी नुकसान होगा तो उसका असर चाइना पे होगा। तो उन्होंने जो ओडीसी है यानी ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट, उन्होंने पहले चाइना का स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उस पर ध्यान दिया कि है क्या वीकनेसेस। उन्हें पता है कि इसकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसे ही कि रीइंफोर्समेंट में दिक्कत है कि आप जैसे सपोज 200 जहाज एम्फीबियस जा रहे हैं, अगर 200 में से आपने फर्स्ट स्टेज यानी 100 किलोमीटर दूर आपने उनके 75 या 50 के आसपास इस लेवल पे आपने उनके जहाज, ऐसा नहीं ताइवान के पास इतनी ही कमज़ोर मिलिट्री है, जब बैटल होता है तो इतना नुकसान है, उन्होंने इस बात को कैलकुलेट किया है। अगर आप नुकसान कर दें और फिर वो आए तो आप 50 किलोमीटर दूर भी उनके साथ एक स्विफ्ट बैटल में, उनका ऐसा ही है 100 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर, यानी जो सैलो वाटर्स हैं उसमें ये 3 लेवल पे लड़ाई होगी। और फिर उसके बाद जब वो जितना भी रीइंफोर्समेंट होगा चाइना से तो वो कोस्ट पे उनका वो लास्ट स्टेज में, तो पहले ही एट्रिशन इतना कर दो कि जो उनके एम्फीबियस शिप्स हैं वो पूरी मात्रा में, एक तो सैनिक वहाँ पे उतर ना पाए, और दूसरा अगर उतार के जाते भी हैं तो आप सोचिए कि ताइवान के पास 2 लाख की मिलिट्री है, वो आसानी से चाहे तो वहाँ पे खड़ा कर सकता है सोर्स पे। चाइना आएगा, उतारेगा अपने शिप्स को, फिर वापस जाएगा, फिर उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि यही हो सकता है। आप एयरक्राफ्ट के जरिए तो उतार नहीं सकते, आप अपना उनका है भी जो मिलिट्री है मालवाहक जो ट्रांसपोर्टेशन, पर इतना भी उनके पास बहुत कम है, अभी उन्होंने बनाया है उसको पिछले, और फिर वो भी है ना कि उसको आप गिरा उसको भी टेक तो डाउन कर सकते हैं। हाँ। तो वो तब उन्होंने पहले तो उन्हें पता है ना कि एयर सुपीरियरिटी लेने नहीं देना है, और जो कि बहुत मुश्किल है, रसिया के पास एयर सुपीरियरिटी नहीं है अभी तक यूक्रेन के साथ, तो
अगर आपने 100 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर पे इतना एट्रिशन कर दिया और आपके पास होम एडवांटेज है, आपका ज्योग्राफी ऐसा है ताइवान का, आप वैसे यहाँ से नहीं दिखता बट जनरली आप जैसे मैप में देखेंगे ना, तो ताइवान का जो वेस्ट कोस्ट है, यानी जो चाइना की तरफ उसका कोस्ट है, जहाँ से ऑफकोर्स आएगा चाइना, वो बहुत उनका ट्रेन ठीक नहीं है वो। अच्छा। मतलब वो काफ़ी फॉरेस्ट हैं, काफ़ी पहाड़ हैं वहाँ पे, माउंटेन्स हैं। तो अगर चाइना उतर भी गया वहाँ पे, ऑफकोर्स कितने सैनिक उतरेंगे, एक साथ 20,000 उतर सकते हैं, 30,000 40,000, इतना ही चाइना प्रिपेयर कर रहा है। तो ताइवान उनको टेक डाउन तो करेगा ही। वो ज्योग्राफी इतनी मुश्किल है कि उसको अंदर जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। सिटीज़ तक पहुँचेगा, ताइपेई तक जाएगा, और जितना ताइवान ने प्रिपेयर किया है, उन्होंने जगह जगह पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के हैं, और साथ ही साथ कोस्टल एरियाज़ में उन्हें पता है कि जैसे 100 किलोमीटर, 50 फिर 10, उसके बाद जो उनका कोस्टल होगा वो फाइनल राउंड होगा। वो फाइनल राउंड उन्होंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि यहाँ पे हम ऑनस्लॉट करके उनके साथ एयर और सी का बैटल, ऑफकोर्स एयर सी लैंड तीनों का बैटल होगा कोस्ट पे। उनका प्रिपरेशन ये है, और उसके लेकर काफ़ी पॉलिटिकल अपोजिशन भी है, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से वेपन्स चाहिए आपको, उसके हिसाब से आपको वेपन्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको इंडिजिनस जो आपकी कैपेबिलिटीज है उनको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप किसी ना किसी एक विंग, यानी जैसे आर्मी होगी या फिर नेवी होगी या एयर फोर्सेस में से किसी न किसी एक को तो ऑफकोर्स ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस मिलेगा उसमें। जैसे इसमें नेवल फोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो लैंड जो आपकी जो आर्मी है उसको तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगा। पॉलिटिकल अपोजिशन भी काफ़ी है। जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट थी अभी इसके पहले, उन्होंने उसको खुल के समर्थन किया था कि हम चाहते हैं कि ओडीसी ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट लागू हो। लेकिन फिर अभी 2020 अब तो दूसरे राष्ट्रपति आ गए उनके यहाँ, प्रेसिडेंट, पार्टी वही है पर प्रेसिडेंट। तो वही इंडिया वाली दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपोजिशन वाली। पॉलिटिकल अपोजिशन तो ऑफकोर्स हर जगह होता है, मतलब अपोजिशन भी होगा, सपोर्ट भी होगा किसी के। चाइना में नहीं होता ना। चाइना में अगर हाँ, मतलब उनका चाइना में तो पाइपलाइन एक ही है ना, कि आपने चेयरमैन सिंह ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। तो ये स्ट्रेटजी है ताइवान की, और उसको लेकर खर्च भी काफ़ी कर रहा है, पैसा भी। पैट्रियट मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम उनका है यूएस से। आपने ट्रम्प का भी देखा होगा कि वो उसने क्या किया, सेल काफ़ी बढ़ा दी है अभी। ट्रम्प का तो है, उसके दुश्मन और दोस्त से मतलब नहीं, उसे है कि आप पैसा दो और खरीद रहा है, खरीदो। इंडिया ने भी काफ़ी चीज़ें खरीदी उससे 2016-20 के बीच में, जब वो उसके पहले तब था, हाँ 2016-20 में। मतलब ताइवान के पास स्ट्रेटजीज हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक उनके पास एक तरीके से स्ट्रेटजी भी है और वो उसके लिए काम भी कर रहे हैं। हाँ, और एक और स्ट्रेटजी जो अभी हाल फिलहाल में उसकी बात हुई है, मतलब जैसे आपने वियतनाम वॉर के समय सुना, उनका एक अप्रोच है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। अच्छा, होल ऑफ द सोसाइटी, यानी उसमें पूरी सोसाइटी को ही इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। ऐसे मैं बुक में मेंशन कर रहा था कि देखिए, ताइवान अगर कब्जे में आ भी गया तो चाइना उसको बहुत समय तक कंट्रोल कर पाए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ताइवानीज़ को आदत, मतलब ऑफ कोर्स हैबिचुअल हैं, दे आर फॉर डेमोक्रेसी, उन्हें पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और एक बार वो आ भी गए और उनका जो एक माइंडसेट है वो भी चाइना से अब विपरीत हो गया है। उस समय तक कोल्ड वॉर के समय तो काफ़ी समय फेवर में रहते थे वो लोग, अब काफ़ी विपरीत हो गया है। तो जैसे अभी होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच की बात चल रही थी कि ओडीसी की जगह होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, क्योंकि वो काफ़ी सस्ती है। ऑफ कोर्स बजट को लेकर भी काफ़ी कंस्ट्रेन रहते हैं, तो उसमें यह है कि अगर चाइना इन्वेट करता है तो पूरी सोसाइटी डिसोबीडियंस करे, जैसे हमारे यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। नॉट गुरिल्ला वॉरफेयर, नॉट गुरिल्ला वॉरफेयर, बिकॉज देखिए ताइवानीज़ को आदत नहीं है टू बी इन दैट सिचुएशन कि आप जैसे, अनलाइक वियतनामीज जो एक तरीके से फार्मर्स थे, थोड़ा स्ट्रगल करने की आदत थी। ये पूरा का पूरा अर्बन है, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, और उम्र काफ़ी, उनके यहाँ भी टीएफआर का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो डिसोबीडियंस करो गांधी जी वाला। डिसोबीडियंस करो, नहीं ऐसा भी नहीं है कि केवल डिसोबीडियंस करो, उसके साथ साथ आप बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करो। होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच में ऐसा नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग भी होगी कुछ, लेकिन उनके पास इतना कम यूथ है, जो उनका यूथ, मतलब जैसी बात होती है ईस्ट एशिया में, उनका जो युवा है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग, उनका जो पॉपुलेशन है उस वजह से काफ़ी कम है। तो अब ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको अगर वॉर भी लड़नी है तो वो काफ़ी वीकनेसेस तो ताइवान में ऑफकोर्स है, ये तो वीकनेसेस हैं ही,
पर वो लोग अपने पे ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ चाइना की वीकनेसेस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि हाँ, मतलब कि वो उनकी वीकनेसेस से ही एक तरीके से काउंटर तैयार किया जाए हाँ जो कि चीप हो बट इफेक्टिव हो। इफेक्टिव हो। क्योंकि और जैसे आपने चाइना ने भी यही एक तरीके से मॉडल अपनाया है, यूएस के खिलाफ भी माइकल पिल्सबरी की वो बुक थी 100 ईयर मैराथन, जिसमें उन्होंने वो बताया था कि कॉन्सेप्ट की एयरक्राफ्ट है तो आप एक ड्रोन तैयार करो जो उसको मार सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटजीज उन्होंने तैयार की। तो काफ़ी चीप वेपन्स हैं भी, जैसे हमने भी इंडिया पाकिस्तान जो उस बैटल में देखा कि आपने Exactly. $1,000-1,200 का ड्रोन से भी आप इतना नुकसान कर सकते हैं। चाइना के पास भी स्ट्रेटजीज हैं। चाइना से मिलिट्री वॉरफेयर के साथ साथ वो अर्बन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, जैसे अर्बन वॉरफेयर में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। अब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से क्या है कि ताइवानीज़ के मन में ये बात को डालना बार बार कि देखिए हम लोग एक ही कल्चर हैं, एक ही सोसाइटी हैं, एक ही नेशन है, और हमें बस पॉलिटिक्स की वजह से अलग किया गया है, जो कि यूएस ऑफ कोर्स, तो हमें एक हो जाना चाहिए। तो अगर जनमत धीरे धीरे करके उस साइड चला जाता है, जो कि इट्स लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल में, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही। मिस इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट ये भी है कि यूएस आपकी सहायता नहीं करेगा। थर्ड ये है कि आप अगर उस ऑनस्लॉट को झेल ही नहीं पाएंगे जब हम आपके ऊपर करेंगे, और उसमें इतना सारा नुकसान होगा सिटीज़ का, तो बेटर है कि हम लोग यूनाइट ही हो जाएं। और हम तो क्योंकि एक ही कल्चर है, तो ना तो कभी प्रॉब्लम पहले हुई ना, मतलब वो तो डेस्टिन्ड है, उनका मानना है कि वो तो डेस्टिन्ड है। वो मतलब एक जो यूएस वाला मेथड है वो भी अपना सकते हैं चाइना वाले, अगर हम इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि भाई टॉपल कर दो या अपना प्लांट जो है मंचूरियन कैंडिडेट उस तरीके का कोई प्लांट करके प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट करवा दो, इलेक्शन हाईजैक कर लो, इस टाइप की। वो तो तब होगा ना जब आप उस जनमत को उतना अपने ओर कर पाए। जरूरी नहीं है, बहुत सारे और मेथड्स भी होते हैं। हाँ, चाइना के साथ अब मैं भी अभी पिछले समय जब मैं विजिट किया हांगकांग, तो मैं ताइवानीज 1-2 लोगों के साथ पूछा, तो मतलब हम लोगों के साथ क्या है कि हम इंडिया पाकिस्तान, हम लोग चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ पे ताइवानीज इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं सोसाइटी, मतलब ताइवानी सोसाइटी चाइनीज सोसाइटीज़ के साथ। जो चाइना है, वो मैं हांगकांग में था, तो वो भी ऑफ कोर्स फुली तो पार्ट नहीं है चाइना का, पर वो अपने आप को जनरली चाइनीज ही मानते हैं। और उनके लिए, जैसे मैंने उनको जब ये मेंशन भी कर रहा था कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है, तो वो बहुत कैजुअल थे। मतलब उनको इस बात को लेकर कोई खास, उन्हें इस बात को लेकर एक एश्योरेंस है कि चाइना जब अटैक करेगा तो इट विल बी अ पॉलिटिकल अटैक ओनली। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मिलिट्री अटैक होगा वो, पर सिविलियंस को लेकर उसके मन में कोई भावना है भी नहीं। ऑफ कोर्स चाइना कर भी नहीं सकता है ऐसा कि अगर चाइना ने अटैक किया, और जो इतनी मेहनत से ताइवानीज ने जो अपने आप को खड़ा किया है कोल्ड वॉर के इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, तो वो अगर उन्होंने नुकसान किया उनके बिजनेसेस को, उनके एस्टेब्लिशमेंट को, उनके इंडस्ट्री को, तो हो सकता है कि चाइना हमेशा के लिए ताइवानीज को खो दे, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी का पार्ट, मतलब आप समझिए कि सारा जो जिम्मेदारी है वो चाइना के ऊपर ही है। इसलिए उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसे मिलिट्री ऑप्शन भी अपनाना है, उससे सिविलियन जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, जनमत का भी ध्यान रखना है, और यूएस को तो बाहर रखना ही है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जो आखिरी चैप्टर है उसमें आप एनालाइज कर रहे हो कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं पैसिफिक, इसमें ईस्ट एशिया में और वेस्टर्न पैसिफिक में, कि कौन कौन से जो यूएस के अलाइज हैं। मान लीजिए कि कल को इन्वेजन हो जाता है, चाइना कर देता है ताइवान का, और यूएस भी आ जाता है, बट उसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनका कितना कमिटमेंट है, उसको आपने रैंक किया है, तो वो कैसे, मतलब आप देख रहे हो उसको? देखिए, लास्ट चैप्टर है जनरली, क्योंकि ये वॉर जो है ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है इंडो पैसिफिक रीजन है उसको, और इंडो पैसिफिक ऑफ कोर्स इंडिया को भी इम्पेक्ट करता है, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं उसको। इंडिया का आखिरी में करेंगे डिस्कस, बट क्योंकि इंडिया भी है उसमें कि कैसे, अगर इंडिया सहायता कर सकता है कि नहीं, किस तरीके से करेगा, तो ऑफकोर्स इंडिया का रैंक उसमें सबसे नीचे है। ठीक है, वो इसलिए भी है क्योंकि उसके कई रीजन्स हैं, बट आप ऑस्ट्रेलिया को लीजिए, साउथ कोरिया और जापान, 4 आर मेजर कंट्रीज और 4 आर मिलिटरीली केपेबल टू हेल्प। अब फिलीपींस क्योंकि बहुत प्रॉक्सिमिटी में है, बट फिर भी फिलीपींस नहीं कर पाएगा हेल्प, उसके कई रीजन्स हैं। मैंने क्योंकि 4 कंट्रीज़ को लिया है जो ऑफकोर्स हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर जापान को रखा है। मैंने 4 पैरामीटर लिए, उसमें से पहला तो था डायरेक्ट हेल्प, यानी अपनी ही मिलिट्री
जैसे ताइवान पे होता है अटैक तो आप अपनी ही मिलिट्री के साथ उतर जाएं। सेकंड है कि आप उसमें बेसिस अपने अलाउ करें कि आप Indirect. हाँ कि इनडायरेक्ट तरीके से आप यूएस को अपने बेसिस को एक्सेस करने का हेल्प, मतलब आप कंट्रीब्यूट करें इस तरीके से कि यूएस अगर बेसिस आपकी यूज कर रहा है तो आप उसको करने दें। थर्ड उसमें हो सकता है कि इकोनॉमिकली आप हेल्प करें, इसकी टेक्नोलॉजिकली बेसिकली, नॉट इकोनॉमिकली। जैसे आप हो सकता है कि ताइवान को आप रीइंफोर्स करने में सहायता करें कि आप जैसे अभी यूक्रेन को जैसे कर रहे यूक्रेन के लिए हैं। कर रहे हैं। फोर्थ उसमें है डिप्लोमेटिक सपोर्ट कि आप डिप्लोमेसी के जरिए ताइवान को सपोर्ट दें। ये काफ़ी मैटर करता है उस समय जब समय वॉर चल रही हो। 4 पैरामीटर्स हैं। अब उस 4 पैरामीटर्स में आपको सबसे ऊपर दिखेगा जापान, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जापान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जापान और ताइवान का आप देखेंगे तो वो बहुत ही प्रॉक्सिमेट है। यानी आपको ऐसे दिखेगा कि थोड़ा दूर है, बट उसके आइलैंड जो हैं जापान के वो जनरली ताइवान के साथ बहुत कम दूरी पे हैं। और जापान में यूएस के इतने सारे बेसेस हैं, तो जापान इसलिए भी शायद हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो यूएस के बेसिस हैं हो सकता है चाइना उन पे अटैक करे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, जैसे हम बात कर रहे थे एंटी तो वो तो एरिया बेसिकली डिनाइल। जापान की टेरिटरी पे अटैक हो जापान की गया। टेरिटरी पे अटैक हुआ और यूएस का इंटरवेंशन के साथ वो जापान भी शुरू करेगा। साउथ कोरिया इज ऑन द थर्ड, बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द सेकेंड। इसलिए भी ऑस्ट्रेलिया सेकेंड है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ब्रदरली टाइज है उन दोनों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है चाइना के साथ, बट क्वाड का मेंबर है, यूएस का अलाय है, तो बहुत चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स डायरेक्टली शायद इन्वॉल्व ना हो मिलिट्री के साथ, ऑकस में पार्टनर है तो हो सकता है हो भी, बट उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने बेसिस को वहाँ पे यूएस को यूज करने दें। सेकेंड, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो करेगा ही, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करे ताइवान को। थर्ड उसमें है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को इसलिए थर्ड पे रखा गया है कि साउथ कोरिया के जो बेसिस हैं वो बहुत कम एक्टिव रहेंगे उस समय। उनके जो बेसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं जितना जापान का है, दूर ही है ताइवान से। और दूसरा, साउथ कोरिया के खुद के इशूज़ भी हैं। अब जैसे नॉर्थ कोरिया भी बैठा है। नॉर्थ कोरिया भी वहाँ है तो उनका अपना खुद के इशूज़ हैं। और दूसरा उनकी पॉलिटिक्स है। मैं बुक में जब मैं इस बात पे मेंशन कर रहा था तो जब उनके जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं वो इतने ज़्यादा यूनानिमस नहीं हैं साउथ कोरिया के, जितने जापान के और इवन ऑस्ट्रेलिया के तो हैं ही। तो उसको लेकर हालांकि ये बात तय है कि वो डिप्लोमेटिकली और इवन टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर सकता है, कि उसको जैसे यूक्रेन को हम जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, कोई और कंट्रीज़ कर रहे हैं, वो थर्ड रैंक पे। मैं रैंक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उस रैंक में जो यूएस के कमिटमेंट है जो यूएस के साथ वो दिखेगा और वो दिख सकता है। और ये एनालाइज चाइना भी कर रहा होगा कि कौन कौन सपोर्ट कर सकता है। ऑफकोर्स इंडिया लास्ट पे इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत मुश्किल है कि टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करे, यानी अपने वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कराए। डायरेक्ट तो वो इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी नहीं, और दूसरा उसका बेसिस इतने दूर है कि उनका कोई रिडंडेंसी है, उनका कोई काम है नहीं। अंडमान भी बहुत दूर है ताइवान से, तो वो तो रिडंडेंट है उसके उस पर्सपेक्टिव से। ऑफकोर्स डिप्लोमेटिकली तो इंडिया सपोर्ट करेगा क्योंकि इंडिया और ताइवान का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक है। अब ये भी है इसमें कि किस लेवल तक कौन सपोर्ट करेगा। जैसे जापान के साथ अब क्योंकि हम 2025 की बात करें तो क्योंकि ट्रंप के लेवल पे जैसे कमिटमेंट अब चल रहे हैं, या मान लो उन्होंने कमिटमेंट को लेकर जितनी बात हुई है शायद उसमें कुछ समस्याएं हो, बट ये जो चैप्टर था लास्ट, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ना केवल वो उनकी सहायता करेगा ताइवान इन कंटिजेंसी में, वो खुद भी अपने आप को बैलेंस बना रहे हैं चाइना के प्रति। जैसे कि पहले तो सपोर्ट करेंगे विल दे बी गुड अलायंस, मैंने उसको ऐसे कि वो अच्छे अलायंस होंगे कि नहीं होंगे, अलायंस होंगे, लेकिन वो खुद भी बैलेंस कर रहे हैं। और ये बात तो इंडो पैसिफिक में जग जाहिर है। मतलब इंडो पैसिफिक का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो तो ऑफकोर्स सब लोग जानते हैं कि चाइना के मुकाबले और उसको मुकाबला करने के लिए जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब लोग बैलेंस कर रहे हैं। तो ये खुद तो बैलेंस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये ताइवान को किस तरह हेल्प करेंगे, ये जनरली उस चीज़ पे था। तो ताइवान सबसे ऊपर है, उसमें जापान दिखता है हमें। अच्छा, अब इंडिया की बात करते हैं। अब एक बात जो बोली जा रही है, अगर आपको एडवाइस करना हो, मान लीजिए एक एज ए स्ट्रेटजी एनालिस्ट, कि इंडिया को
क्या करना चाहिए ताइवान जब इस तरीके के अटैक फेस करेगा, तो क्या करना चाहिए? और उससे पहले भी अगर नहीं भी होता है तो उससे पहले प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या हम मिस कर रहे होंगे शायद। ताइवान क्योंकि आपने जैसे बताया सेमीकंडक्टर में और टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी आगे है, और यूएस जब उसकी हेल्प ले रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, तो इंडिया क्यों उतना इतना शाई है, मतलब कि कहीं चाइना कुछ मतलब एडवर्स वो रिएक्शन ना आ जाए वहाँ से। मे बी साय और लॉन्ग हेल्ड जो पॉलिसी है क्योंकि उसको जैसे चेंज। आपने बताया कि भाई उनकी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे भाई उनको रोकने की ताइवान की, राइट, तो डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमने देखा कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हम सेल कर सकते हैं, मिसाइल्स उनको बेच सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा इशू है, मतलब ये ऐसी लेस नोन चीज़ें हैं जो वर्ल्ड स्टेज पे कि यूएस वॉन्ट लेट इंडिया सप्लाई अच्छा। ताइवान को, क्योंकि ताइवान का जो फुल इंडस्ट्री ही यूएस पे डिपेंड। ताइवान रसिया से तो लेता नहीं है वेपन्स, मिराज है उसके पास, मिराज 2000 जो हमारे पास भी है वो फ्रांस से लिया है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से ही लेता है। चाइना से तो ऑफकोर्स लेगा नहीं, उसका तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इंडिया, क्योंकि इंडिया ही एक प्रोबेबल कंट्री है जो एंटर कर सकता है उसका जो डिफेंस सेक्टर है सप्लाईज को लेकर, और किसी और का चांस है नहीं। ऑफकोर्स रसिया का नहीं है, चाइना का नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अब इंडिया ठीक ठाक काम कर ही रहा है उनके मुकाबले, तो यूएस को ही रिप्लेस करके हम वहाँ पे भेज सकते हैं अपने वेपन्स। जैसे अभी हमने ब्रह्मोस बेचा था इसको फिलीपींस ने उसको लगाया, और वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ को तो नाराज़ किया ही। हालांकि यूएस ने उस पर कुछ जाहिर तो नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मोस है रसिया के साथ कोलेब्रेशन में। तो फर्स्ट थिंग तो ये भी है कि हम ब्रह्मोस क्या पता दे सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट ऑफकोर्स रसिया वॉन्ट लेट इंडिया कि रसिया तो ऑफकोर्स नहीं देगा ना, क्योंकि वो चाइना का नहीं नहीं, अब तो इंडिया में ही बन रहा है वो, हाँ, बट बट यू आर उसका सेइंग कि यूएस नहीं देने देगा। यहाँ यूएस भी नहीं देने देगा, क्योंकि यूएस का तो जो इंडस्ट्री है वो ताइवान में काफ़ी ज़्यादा उसका एक डोमिनेंस है। तो यूएस को ऑफकोर्स यूएस को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई और कंट्री आके, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, वो चाहता है कि और सेल्स बढ़े, तो ये इंडिया के करने से उसको तो, क्योंकि इंडिया के वेपन्स चीप हैं, ठीक है, इंडिया के वेपन्स चीप हैं, और इंडिया के वेपन्स ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एक ठीक ठाक काम किया है उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो हो सकता है शायद आगे जाके ताइवान उसको अप्रोच करे। वैसे आपने क्वेश्चन पूछा इंडिया और क्या कर सकता है, डिफेंस सेल्स इज़ अ थिंग। ऑफकोर्स आज नहीं तो कल यूएस को आप इतना कंपेल नहीं कर पाएंगे उसे कि ताइवान को कि आप उसको रोक दें, पर वो है इंडिया पे कि आप मार्केट कैसे कर रहे हैं उसको, क्योंकि अभी तक इंडिया के जो वेपन्स थे वो टेस्टेड तो नहीं थे। हमने आर्मेनिया को वेपन्स बेचे, आर्मेनियंस काफ़ी खुश हैं इस बात से कि उन्होंने, क्योंकि इंडिया के वेपन्स काम ठीक करते हैं और सस्ते हैं। ताइवान तभी कांटेक्ट इंडिया को करेगा जब इंडिया ऑफकोर्स उस चीज़ को लेकर एक मुखर होगा अपने वेपन्स को लेकर कि हम चाहते हैं आपको हम वेपन्स बेचें। फिलीपींस को तो दिया है, लेकिन और जो उसके अलावा कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, वन चाइना प्रिंसिपल को कुछ टाइम तक उसको जैसे एबेंस में रख देना, जैसे इंडस वाटर अबेंस में इंडिया ने रखा है। हम लोगों ने बात नहीं की इस बारे में, या बहुत सारे लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया। 2012 के बाद इंडिया ने मेंशन ही नहीं किया वन चाइना पॉलिसी का। अच्छा, उसने कहा कि वो हमेशा ये बोलता है इंडिया अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या चाइना के साथ जो जॉइंट, कि रेसिप्रोकल होगा हाँ, वो। ऐसे बोलता है कि जो हमारा लॉन्ग हेल्ड बिलीफ है वही रहेगा। वो कभी ये नहीं बोल रहा है इंडिया 2012 से, लास्ट टाइम 2012 में मेंशन किया था कि वन चाइना प्रिंसिपल में हम, क्योंकि चाइना की एक स्ट्रेटजी या चाइना का एक अप्रोच ये है कि जब भी वो जॉइंट डिक्लेरेशन कभी भी किसी के साथ निकलवाता है, किसी भी कंट्री के साथ, कोई भी कैसी भी कोई भी मीटिंग हुई हो, कुछ भी जॉइंट प्रेस जो निकलता है उसमें हमेशा वो कराता है कि हम चाइना के वन चाइना प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं। अब देखना किसी भी कंट्री के साथ, इवन ब्रिक्स वगैरह के भी जब कभी आते हैं तो इंडिया ने उसको मेंशन करना छोड़ दिया है। और मे बी इंडिया उस पॉसिबिलिटीज़ को ऐसे तलाश कर रहा है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक जगह पे हम चाइना को इसके लिए ब्लैकमेल कर पाएँ, एक्सप्लॉइट कर पाएँ उस लेवरेज, उस गैप को, जहाँ पे हम वन चाइना क्योंकि प्रिंसिपल। अगर चाइना मतलब अरुणाचल को वहाँ पे क्लेम कर रहा है और अपने उसमें स्टेट में दिखा रहा है, तो इंडिया की तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि इंडिया ने उस समय एक बहुत बढ़िया बुक लिखी है, विजय गोखले, उन्होंने ताइवान पे भी ये वाली यही टाइटल लिखा है कि व्हाट शुड इंडिया डू इन अ ताइवान
इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होगी तो इंडिया को क्या करना चाहिए। उन्होंने एक पेपर लिखा है, काफ़ी अच्छे से समझा है। उसके पहले उन्होंने एक बुक लिखी, वो इंडिया चाइना के बीच में जो जितने भी डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं उनके जो एपिसोड्स हैं, जैसे 1949 का रिकॉग्निशन का, 1955 का तिब्बत रिकॉग्निशन का, उसके बाद सिक्किम का इशू था, उसके बाद यूएस इंडिया जो न्यूक्लियर डील हुई उसका, वो बस उस एपिसोड्स में ये बताना चाह रहे थे लिख के कि चाइना का अप्रोच क्या रहा है जब इंडिया से डील करता है और इंडिया का अप्रोच क्या रहा है जब चाइना से डील करता है। तो 49 में शायद पानिक्कर साहब थे उस समय एम्बेसडर। तो जब सिविल वॉर हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट, जैसे अभी तालिबान आया, ऑफ कोर्स ऐसे ही आई थी चाइनीज़ गवर्नमेंट सिविल वॉर के जरिए, तो इंडिया ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि वी रिकॉग्नाइज चाइना। और ये इंटरनेशनल स्टेज पे काफ़ी रेयर प्रैक्टिस है कि आप जो गवर्नमेंट आई है सिविल वॉर के बाद वो पहले रिकॉग्नाइज़ करती है, आपने पहले रिकॉग्नाइज़ कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि चाइना बोला ठीक है आपने रिकॉग्नाइज़ कर दिया, और ये रियल इंसिडेंट है, 1949 जनवरी की बात है मैं याद। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप पहले तो उन्होंने क्या किया कि सारे ऑफिशियल्स को ऑफकोर्स वो पर्सन नॉन ग्रेटा कर देते हैं कि अभी हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे तब आपके डिप्लोमेटिक मिशन आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें एक डेट दी, इस बारे में हम बात करेंगे कि आपका रिकॉग्निशन के बाद हम आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि नहीं। अच्छा, ये 49 का आप समझ रहे हैं कि ये कितना, अब नेहरू जी को लेकर लोग बोलते हैं कि गलतियां की, आप उनसे बच नहीं सकते। आप देखिए जो लिखा पड़ा है वो तो आएगा ही सामने। ये ऐसा इशू हुआ, अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट ये अपने आप में एक काफ़ी रेयर बात है कि जो गवर्नमेंट को खुद रिकॉग्निशन चाहिए वो आपसे रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन देने के लिए बोल रही है कि हमें ऐसे ऐसे इशू। तब उसने बोला था वन चाइना प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा तब, और जब हमने रिकॉग्नाइज कर दिया था, क्योंकि उस समय नेहरू जी को शायद होगा कि हाँ चाइना का सपोर्ट, और उस समय तो इतना ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने मान लिया उस बात को। तिब्बत को भी मान लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। अपने जो प्रिविलेजेस थे इंडिया के कुछ तिब्बत में बिजनेसेस को लेकर, बिजनेस मिशन थे वहाँ पे कमर्शियल, उनको भी त्याग दिया कि अब तिब्बत पूर्ण रूप से चाइना का पार्ट है। तो इंडिया ने ये तो नहीं किया वन चाइना प्रिंसिपल। अब अगर हम उसको एक बिल्कुल सरप्राइजिंग मूव में अगर हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे कि हम वन चाइना प्रिंसिपल नहीं मानते, तो वो इंडिया को ही माना जाएगा कि आप डिसरप्टर हैं। तो इंडिया ऐसा तो नहीं करेगा। वन चाइना प्रिंसिपल में कुछ पॉसिबिलिटीज़ खोज रहा है कि चाइना को इस जो इसका जो दुख तीरक है उस पर कुछ ना कुछ तो इससे निकाला जाए। और दूसरा है कि विदाउट डूइंग दैट हम ताइवान के साथ अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको इतना बेहतर कर सकते हैं। और ताइवान के साथ जो एक्सचेंजेस अभी भी हो रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया और ताइवान के रिलेशन तो ठीक है, हम लोग ताइवान को एज ए कंट्री ही कंसीडर करते हैं। अगर इंडियन से आप पूछेंगे तो बहुत सारे इंडियंस ये मानते हैं कि ताइवान इज़ अ फुली सॉवरेन कंट्री, लेकिन ताइवान नहीं है। और लेकिन जैसे अभी इनका मिशन है वो फुल मिशन नहीं है। यहाँ पे ताइवान इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल करके एक उनका है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेड वाला कुछ है, वो ट्रेड ऐसा ही चलता है। तो इंडिया अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके साथ उनको स्ट्रेंथन करे, वन चाइना प्रिंसिपल पे एक एक्सप्लोर करे पॉसिबिलिटीज़ को। और दूसरा ऑफ कोर्स जब ताइवान का जब इशू होगा तो वो तो डिप्लोमेटिकली तो इंडिया सपोर्ट करेगा ही ताइवान को। फोर्थ पॉइंट जो आपने ही बताया कि डिफेंस सेल्स हो सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने चाइना ताइवान के डिफेंस के बारे में पढ़ा है उनको बहुत रिक्वायरमेंट है ऐसे चीप वेपन्स की। मैं चीप बोल रहा हूँ मतलब नॉट इन परफॉर्मेंस बट इन मनी। ऑफ कोर्स उनके पास उनका बजट कम है और कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान तो है नहीं कि सारा पैसा डिफेंस पे लुटा दे। उसके जो ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर का कॉस्ट होता है सारी कंट्रीज़ को जो थोड़ा बहुत रैशनल हैं तो उस तरीके से उनका जो एक झुकाव है वो उस तरफ है। बजट कम है तो इंडिया से डिफेंस सेल हो सकते हैं। आर्मेनिया के साथ इंडिया ने किया, फिलीपींस को इंडिया ने किया, इवन बहुत सारी कंट्रीज़ अब तो इंडिया को एज ए प्रोस्पेक्टिव डिफेंस सप्लायर मान रही हैं कि उस तो ताइवान के साथ भी किया जा सकता है। अच्छा, एक इसमें मेरा ये भी था कि अगर ताइवान पे हमला करता है चाइना तो हो सकता है हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा मिलिट्री एक्शन का, पीओके के कुछ एरियाज़ में एक्शन लेने का, जैसे स्कार्दू है नॉर्दर्न एरियाज़ में, या फिर इस साइड पीओके के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू वाला जो रीजन है। थ्योरीज
तो आती है, जैसे अभी कुछ हुआ था यूक्रेन के समय भी लोगों ने बोला था कि इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो, क्योंकि वर्ल्ड जो लीडर्स है उनका ध्यान उस तरफ है। बट नहीं, मतलब ये तो चाइना का तो अभी जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है पीओके में कोई कुछ भी करने का, वो चाइना का है। क्योंकि अगर हम, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, डैम्स हैं उनके, सी पैक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट वो अगर ताइवान में फंस गया तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट होगी जब हम 10-15 दिन देख लेंगे कि सच में फंस गया है। क्योंकि नहीं तो क्योंकि चाइना की मिलिट्री इतनी कमज़ोर है नहीं, और दूसरी बात, जब मिलिट्री किसी रीजन पर अटैक करती है तो उसके जो कंसंट्रेटेड कमांड थिएटर होते हैं वही उस समय एक्टिव होते हैं। जैसे चाइना का जो ईस्टर्न थिएटर है, ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वो रिस्पॉन्सिबल है ताइवान के लिए। सदर्न कमांड है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया नॉर्थ ईस्ट, और जो इसका वेस्टर्न कमांड है वो है इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके लिए, और जिनजियांग जो उसकी जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो बॉर्डर है वेस्ट सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये तब देखा जाएगा कि चाइना का कितना ज़्यादा एट्रिशन हुआ है उस वॉर में। जैसे मैं बोला 10-15 दिन, क्योंकि 10-15 दिन में ऐसा तो है नहीं चाइना अगले दिन निकल आएगा वापस कि नहीं नुकसान ज़्यादा हो रहा है। वो तो एक बार फंस गया तो फंस गया। हालांकि ये भी देखना है कि चाइना इसीलिए तो प्रिपेयर कर रहा है कि जब ताइवान पे वो करे तो ऐसा ना हो कि इस बॉर्डर पर, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट पोटेंट एडवर्सरी, ये हम बार बार बात कर चुके हैं और है भी। जापान डिक्लाइनिंग है, सब डिक्लाइनिंग है, बट इंडिया इज़ देयर। तो वो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखेगा कि जब हम ये कोई मिस एडवेंचर करें ताइवान के साथ तो ऐसा ना हो कि हम इंडियन बॉर्डर को इतना ज़्यादा वल्नरेबल छोड़ दें इंडिया के लिए। तो ये ऑफकोर्स जैसे आज 3 साल हो गए यूक्रेन को लेकर, तो रसिया ऑफकोर्स कोई कंट्री है नहीं, चाइना ही चाहता था व्लादिवोस्टोक पे कभी एक समय कंट्रोल करना। चाइना अगर 3 साल फंसता है तो उसके लिए काफ़ी समस्या हो गई। अब वो इंडिया का उस समय क्या थॉट है, पीओके तो काफ़ी सपना तो रहा ही है इंडिया का। बट हाँ, एक बात है जो इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, अगर ताइवान पे कब्जा कर लिया चाइना ने तो उसका जो नेक्स्ट थिएटर होगा वो इंडिया ही होगा। हाँ। तो इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि आप ताइवान का हेल्प ऑफकोर्स जैसे भी हो, ताइवान उसके कब्जे में ना, या जहाँ पे वो वॉर शुरू हो रही है अगर ताइवान के साथ, तो आप भी घुस जाओ, जितना टेरिटरी आपको लेना है वो ले लो। या तो ले लो या फिर आप, क्योंकि अगर सक्सेसफुली उसने ले लिया ताइवान और फिर चाइना के पास काम ही क्या है, फिर उसके पास काम बचा है सिर्फ एक, इंडिया। क्योंकि इंडिया जब तक ताइवान लेगा, इंडिया 8-9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा। अगर मान लो थोड़ा 8-10 साल लगते हैं तो इंडिया तो ऑफकोर्स कोशिश करेगा ही पीओके लेने का, क्योंकि जैसा चाइना का प्लेज है वैसे इंडिया का प्लेज है। वो सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। तो आपके आखिरी फाइनल एनालिसिस में हमने पूरी चीज़ें डिस्कस कर ली, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद भी क्या युद्ध होगा या नहीं होगा, इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और ताइवान भी कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, और करना है चाइना को, और सारी समस्याएं चाइना के साथ हैं। तो ऑफ कोर्स चाइना जब तक उन सारी समस्याओं के साथ डील नहीं कर लेता वो वॉर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि ये ताइवान के साथ साथ उसका जो दुनिया भर में इन्फ्लुएंस उसको क्रिएट करना है वो भी स्टेक पे है। अगर ताइवान में गलती कोई हो गई तो हमेशा के लिए चाइना का सपना ही रह जाएगा। और अगर शी जिनपिंग करते हैं और वो फंस जाता है वहाँ पे, तो उसका फिर 2027 में छुट्टी पक्की है। शी जिनपिंग पता नहीं 2027 में करेगा कि नहीं। अगर अब इवन एफ कर भी दिया तो फिर तो वो कंटिन्यू करेगा। फिर तो वो तो माइलेज मिलता है ना पॉलिटिकल, अगर उसको पॉलिटिकल माइलेज इससे मिल गया कि अभी वॉर में हूँ तो और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इवन चाइना जैसे सोसाइटी है, इतने डिफरिंग व्यूज़ होते नहीं हैं वहाँ पे जितना इंडिया में होते हैं। हमने 3 दिन का बैटल लड़ा तो हमने 100 वॉइसेस सुनी होंगी कम से कम कि क्या करना चाहिए। नहीं, वो 3 दिन में नहीं सुनी, लेकिन अब निकल के आ रही है सारी। अब तो आ ही रही है, पर चाइना के साथ यह है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही वॉइस है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नहीं तो कौन। तो वो उनके लिए पॉलिटिकल इशू है नहीं, उनके लिए सिर्फ इशूज़ हैं एक्सटर्नल। बिल्कुल, और वो एक्सटर्नल इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑल। ब्रिलियंट गौरव भाई, और आपने इतना अच्छा डिस्कशन हुआ ये, एंड आई थिंक इसको सुनने के बाद जेएनयू को थोड़ी कम गालियाँ पड़नी चाहिए कि वहाँ से आप जैसे स्कॉलर भी निकल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से डिस्कस किया, इतना अच्छा टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरिहंत।